Hello and welcome to the show. So, today the episode is about glory, vision, sacrifice, and all those not so good days where one had spent time in those tents, in those refugee camps, and building a legacy of an industry where we all breathe, where we all have find our ways. और मैं अगर उनका डिस्क्रिप्शन देने को जाऊंगा तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई वर्ड्स उनकी जो जर्नी है उसको मतलब सूटेबल भी होंगे एंड सीखने को इतना कुछ है बिकॉज आप इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं बट द मैन आई एम टॉकिंग अबाउट इज एन इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ एंड ही हैज दैट पल्स of handcrafting hoteliers. He has worked immensely towards building hotels. तो जितनी आइकॉनिक प्रॉपर्टीज आप देखते हैं वो एक रात में नहीं बन जाती, उनके पीछे कितना हार्डवर्क होता है, कितनी रातों की नींदें होती हैं, कितना ब्लड एंड स्वेट और सेक्रीफाइस होता है, वो उन लेजेंड्स का है, उन आइकॉन्स का है जिन्होंने इसको पॉसिबल कराई कि आज हम उनमें जा कर के वो एक्सपीरियंस कर सके। ऐसे ही एक लेजेंड से मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एंड जॉइनिंग मी इन दिस शो इज वेरी लेजेंडरी, विजनरी एंड पर्सनली माय फेवरेट शेफ वीरेंद्र सिंह दत्ता सर। सर शेफ हैं, हमेशा रहेंगे और आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूट और इतना बड़ा जिम्मेदारी है कि अपनी कंट्री को गिव बैक कैसे करना है और जानेंगे खुद सर की जुबानी। सर वेलकम टू द शो। Thank you very much. It's so nice to be here with you. सर प्लेजर इज ऑल माइन एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट क्योंकि आपसे मिलना और इस तरीके की बातें करना ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं होता एंड टू हैव योर टाइम इज एन ऑनर फॉर मी टू सिटिंग अक्रॉस एंड इट्स अ कंटिन्यू प्रिविलेज दैट आई हैव। तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आपकी सेहत कैसी है एंड हाउ आर यू फीलिंग टुडे बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल फिट हूँ, काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, सैर करता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, और खिलाते भी हैं, खिलाता सिखाते भी भी हूँ, हैं। एंजॉइंग लाइफ। अरे वाह, कोई चीज अभी कुछ छोड़ा नहीं, अभी सब कुछ चल रहा है। आप एनर्जी देखिए जरा कितनी फुल ऑन है सर में है। सीखना चाहिए कि नेवर गिव अप एटीट्यूड क्या होता है एंड हाउ टू एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट ऑफ एवरी मोमेंट। तो सर आज जैसे हम आपको देखते हैं, पूरी इंडस्ट्री देखती है, आपके कॉलीग्स हैं, आपके बाद की जनरेशन है, उनके बाद की भी जनरेशन है और अभी एस्पिरेंट्स भी है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे किस्से हैं कि किस्से भी नहीं, कुछ ऐसी हकीकत है जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ होंगे और मैं ये समझता हूँ ये जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारी जनरेशन में एक चीज़ की कमी है जिसका नाम है पेशेंस। कोई भी एडवर्स चैलेंज में हमारी सबसे बड़ी एक आदत है गिव अप करने की, लेकिन जो चैलेंज हमने फेस करे और जो आपने फेस करे उसके सामने हमारे तो कुछ भी नहीं है। तो सर 1947 में जब एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक मोमेंट आया था, जब हमारा देश दो टुकड़ों में बट गया था, उसमें आप भी बहुत अफेक्ट हुए थे फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के और आपका चाइल्डहुड पूरा अफेक्टेड था। तो अगर हम वहीं से शुरुआत करें ठीक है। तो सर आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि वो दिन कैसे थे, कैसे आपने अपने आप को उन दिनों में अपने आप को तो मैनेज किया ही किया, अपने साथ वाली जो चीज़ें थी, एनवायरनमेंट था, अलग तरीके के लोग थे, ये नहीं पता था आज लाइफ है कल हो ना हो, वो सारी चीज़ें। इफ़ यू कैन सर प्लीज स्टार्ट विद दिस नोट। जब पार्टीशन हुआ तो हम लोग लाहौर में रहते थे। जी। मेरे ग्रैंडफादर रेलवेज में थे, तो वही उनको एक रेलवे का अच्छा घर मिला हुआ था। पार्टीशन के टाइम ये नहीं मालूम था कि दो कंट्री बन रहे हैं, लगा था दो स्टेट्स बन रही हैं। तो पाकिस्तान में रहो, इंडिया में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने तो पाकिस्तान ही बताया अपना घर, और 15 अगस्त से पहले हम लोग शिमला में आए क्योंकि वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस शिफ्ट होते थे गर्मियों में। तो हमारे मामा जी थे, वहाँ पे थे, उनके वो छुट्टियाँ मनाने आए और 15 अगस्त को पार्टीशन हो गया। तो एक शौक था, हम लोग यहाँ के यहाँ रह गए और वो लोग वहाँ के वहाँ रह गए। और शिमले में सर्दी होती है तो गर्मियों के कपड़े, और जुलाई के अंदर अगस्त के अंदर गर्मी, मिस मैच। हमारे फादर के पास 35 रुपए थे जेब में, तो दैट्स द ओनली असेट उनके पास था।
तो सबसे पहले तो कि मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढूं जाके, तो उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया कि अब आप नहीं जा सकते, वो पाकिस्तान है। तो वो एक जर्नी है, धीरे धीरे ट्रेजेडी आई सामने कि सब मारे गए हैं, खत्म हो गए हैं, अब कोई नहीं है, ना सर, घर है ना आज तो मकान है। आप ये इतनी आसानी से मतलब बोल पा रहे हैं, आपको वो मंजर याद भी आ रहा होगा। तो उस समय आपकी उम्र क्या थी, मतलब जब 2 साल, अच्छा। 2 साल का था। तो मुझे याद है मेरे फादर की एक डेस्परेशन कि वो फटाफट शिमला से निकले, कालका जी ट्रेन पकड़ी, अमृतसर का बॉर्डर था, वहाँ पहुँचे, वहाँ उनको रोक दिया गया। अच्छा। अब उनको नहीं मालूम कि उनके फादर कहाँ हैं, फैमिली कहाँ है, और फिर रिफ्यूजी कैंप्स ढूंढना, फिर वापस आना शिमला। 15 दिन तक वो ढूंढते रहे, उनको नहीं पता चला, दिल्ली हुआ है, सब जगह हुआ है। फिर सोचा कि अब दिल्ली चलते हैं सारे, तो उन्होंने कालका जी एक्सप्रेस ली दिल्ली आने के लिए, जिसको 1 दिन लगता था, हमें 15 दिन लगे। ऐसा क्यों सर? ट्रेन को घुमाते घुमाते रोकते इधर उधर, पार्टीशन के टाइम सब सब कुछ गलत था। तो रात को 12 बजे इलाहाबाद जंक्शन था, वहाँ आके ट्रेन रुक गई कि अब आगे नहीं जाएगी। तो हम सारे वहाँ उतर गए। वहाँ पे टांगा होता है, उनके घोड़े जहाँ रहते हैं अस्तबल, वहाँ पे हम लोग सोए रात को। कौन कौन था मतलब आपके साथ? मैं, मेरी मदर, फादर, हम 3 भाई और मेरी बुआ जी। अच्छा। वो 16 17 साल के थे। हम वहीं रात को सोए। सुबह उठ के मेरे फादर निकले, बाहर आए, रेलवे स्टेशन था, सामने रेलवे कॉलोनी थी, तो एक घर खाली था किसी पियोन का। तो हमारे फादर ने वो घर में वापस आए, हमें ले गए और उस घर में बिठा दिया कि अब यहाँ से हमें कोई नहीं निकालेगा, ये हमारा घर है। तो लिटरली उन्होंने वो घर को ऑक्यूपाई किया। तो घर तो चाहिए था, 15 दिन से हम ट्रेन में घूम रहे थे और जेब के पैसे खत्म हो गए थे। वहाँ से फिर हमारे फादर रेलवे ऑफिस गए। मेरे दोनों पेरेंट्स ग्रेजुएट, क्वालिफाइड, एजुकेटेड थे, तो हमारे फादर को तो फटाफट जॉब मिल गई रेलवेज के अंदर, और वही घर उनको अलॉट भी हो गया। तो इस तरह से हमारी एक स्टेबिलिटी आई। मेरे मदर एक को छत भी, मिल गई थी। हाँ, छत मिली। मेरी मदर को भी एनी पे सेंट स्कूल था, बड़ा फेमस स्कूल, वहाँ उनको जॉब मिल गई। तो उसकी वजह से हम बच्चों की एजुकेशन फ्री हो गई। अच्छा। तो एकदम सेटल का एक फीलिंग आ गई कि हम यहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद फादर की सर्च शुरू हुई अगेन, अपने पेरेंट्स को ढूंढना। वो दिल्ली जा रहे हैं, अमृतसर जा रहे हैं, 3 4 महीने बेचारे बहुत घूमे। फिर उनको विश्वास हो गया कि नहीं है, तो फिर वो बच्चों की तरफ ध्यान डाला उन्होंने। उनकी जब पहली सैलरी मिली, उन्होंने सबसे पहला काम किया, एक गन खरीदी कि मैं अनआर्म्ड किसी के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, अच्छा, माहौल को देखते हुए। माहौल को देखते हुए। और उस टाइम रिफ्यूजी का रेजिस्टेंस था, लोग कहते क्यों आए हो तुम यहाँ पे, हम्म। और खासतौर पंजाबी रिफ्यूजी यूपी के अंदर तो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस था। तो एक था, नेहरू जी भी कहते थे गो बैक टू डाई विद डाइंग पाकिस्तान, अच्छा। लाहौर। क्यों आए, उनका ख्याल था कि वहीं रहना चाहिए था तुमको। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था। पर हमारे फादर ने, मैं एडमायर करता हूँ उनकी करेज, उनकी ग्रेट, कि नहीं तो कोई भी गम के अंदर डूब सकता है, गलत काम कर सकता है। उनके वैल्यू सिस्टम नहीं बदले, उनका कल्चर नहीं बदला, और हमको उनका ध्यान दिया कि हमारी को, उनके 2 प्रिंसिपल थे लाइफ के, खाना अच्छा हो और हैबिट्स ना हो अच्छा। कोई भी, तो आप कभी गरीब नहीं हो सकते। एक उनकी फिलॉसफी थी, खाना अच्छा हो और कोई हैबिट्स हैबिट ना हो। मैं ऐसा ना हो कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। किसी चीज की आदत नहीं डालनी। कोई आदत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपकी डिपेंडेंस हो। हम्म। और उस टाइम इलाहाबाद में जंगल थे, शिकार बहुत था, हमारे फादर शिकारी भी थे। तो संडे वाले दिन शिकार जाते थे, हिरन, खरगोश, बत्तख, डक्स, वाइल्ड डक्स, ऐसी चीजें मार के लाते थे। तो हम सुबह उठते थे, वो लटके होते थे सुबह। तो मेरी मदर तो हाथ लगाते नहीं थी उसको, तो मेरे फादर ने सिखाया हमको। मैं 2 साल का था, ब्रदर 3 साल का था, कि इसको साफ कैसे करते हैं। अच्छा। तो आई लर्न बुचरी
of the carcass when I was 2 years old. उसका लीवर कैसे निकालना है, उसके लंग्स कैसे निकालने हैं, स्किन कैसे निकालनी है. हमारी मदर कुक भी नहीं करते थे, वो मेरठ से थे तो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन भी थे. तो ये सारा काम मेरे फादर का कुकिंग का भी था. तो फादर को कुकिंग देखा तो लगा कुकिंग नॉर्मल चीज़ है, आदमी करते ही है. तो धीरे धीरे वो भी एक धीरे धीरे नॉर्मल बन गया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा. उसका फायदा ये हुआ कि हम लोगों को खाना बड़ा अच्छा मिला, हाईली न्यूट्रिशियस फूड, और फिजिकल काम बहुत किया. हमारे फादर की आदत थी कि घर का खाली प्लॉट वो उसको अखाड़ा बना देते थे, खोद देते थे. हमें वहाँ कुश्ती कराना, तेल की मालिश करना, लंगोट में रखना, ये सारे काम थे. तो बड़ी रफ और टफ लाइफ थी, पर ना खाने की कमी थी, ना स्कूलिंग की कमी हुई. पेरेंट्स एजुकेटेड थे तो उनकी अपब्रिंगिंग भी थी. तो धीरे धीरे लाइफ नॉर्मलाइजेशन में आई. हम लोग 5 साल इलाहाबाद रहे. 3 साल मैं एनिफिसेंट स्कूल में पढ़ा, फिर वो स्कूल इतना ही था. फिर वहाँ पे एक था एंग्लो बंगाली संस्कृत स्कूल इलाहाबाद में, वहाँ चले गए, 2 साल वहाँ पढ़े. फिर हमारे फादर को लगा कि अगर यूपी में बहुत देर रहे तो यूपी के भैया बन जाएंगे. पंजाब में भैया बोलते हैं दूध वाले को, तो यूपी के लोग दूध बेचने आते थे उनको भैया बोलते थे. और हम लोग यहाँ यूपी में आपस में भैया बोलते हैं. तो जब हम दिल्ली आते थे तो वो दूध वाला बोलते थे हमको. तो फादर ने फैसला किया कि यहाँ से निकलना है. तो सरकारी घर छोड़ के, दिल्ली में घर नहीं मिलते थे, वो एक कमरा 4th फ्लोर पे, नो किचन नो ड्राइंग रूम, सिर्फ बेडरूम, किराए पे वहाँ शिफ्ट कर गए. अगेन उनका विजन यही था कि बच्चों के लिए क्या ठीक है वही करूँगा. जॉब तो थी. तो वहाँ से जर्नी फिर शुरू हुई. मेरे फादर ने एक बड़ा फैसला किया शुरू शुरू में ही कि चाहे हमारे अगर 2 सैलरीज आती हैं, घर एक ही सैलरी से चलेगा. अच्छा. दूसरी सैलरी बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए रखें. तो हम अच्छी तरह रह सकते थे, पर एक ही थान आता था कपड़े का, सबके कपड़े एक जैसे बनते थे. हमारे फादर ने बाइसिकल ही रखी सारी उम्र. उनको मैंने हमेशा वाइट शर्ट में ही देखा. तो कोई फैशन पे एक्सपेंस नहीं, कोई कुछ नहीं. कहते हैं कि जहाँ मैं जाता हूँ मेरे जैसे लोग तो हैं, मैंने उनसे अलग क्या होना है, तो उनको क्यों शो ऑफ करूँ कि मेरी 2 सैलरी है. तो उसकी वजह से उनके पास सरप्लस पैसे हुए, उन्होंने ज़मीन खरीदनी शुरू करी. उस टाइम डिफेंस कॉलोनी 10 रुपए गज में मिलती थी, तो उन्होंने वहाँ ज़मीन खरीदी थोड़ी सी छोटी सी. वो जब 10 रुपए से वो 80 रुपए गज हो गई तो बेच दी, तो वेरी हैप्पी. तो इस तरह से ही मल्टीप्लाइड हिज वेल्थ स्लोली. और धीरे धीरे उन्होंने एक्सपैंड करा अपने आप को. फिर ये कॉलोनीज डेवलप हो रही थी राजधानी इस तरफ, रमेश नगर, मोती नगर वगैरह, वहाँ पे प्लॉट्स बिक रहे थे. तो उन्होंने वहाँ पे 2 प्लॉट खरीद लिए, और ताकि रिटायरमेंट तक मेरे पास घर होगा. तो ये था उनका विजन कि घर तो होना है. एंड उनको बुरा लगता था उनको कोई रेफ्यूजी बोलता था, तो उन्होंने रेफ्यूजी का कोई बेनिफिट नहीं लिया कभी. हमारी मदर को भी बुरा लगता था कि हम अपने देश में हैं, रेफ्यूजी कैसे हो सकते हैं, और हम पढ़े लिखे हैं, नौकरी वाले हैं, हम रेफ्यूजी कैसे हैं. तो ये उनका एक बड़ा सेल्फ स्टीम था, उससे वैल्यू सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो गया. बस फिर वहाँ से अच्छी हेल्थ, वो मेरा बॉडी बिल्डिंग का हॉबी बन गई. तब तक मैं 10th क्लास में आया तो आई वॉज ए बॉडी बिल्डर. और उस टाइम बॉडी बिल्डिंग में जिम नहीं होते थे. 2 ईंटें रखो और मालिश दंड करो, बैठक, और दंड बैठक निकालो, पैरेलल बार करो. सरसों का तेल की मालिश. तो उससे, और उनका भी ये भी था कि बॉडी स्ट्रांग होगी तो आपको ना बीमारियां होंगी, ना आपको कोई तंग करेगा कभी रास्ते में, अच्छा ही अच्छा रहेगा. वहाँ से स्कूलिंग, फिर फादर का था उस टाइम के हिसाब से कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो साइंस लेना जरूरी है. खुद साइंस स्टूडेंट थे, आर्ट स्टूडेंट थे, पर हम लोगों को साइंस दिलाई गई. तो आई जॉइंड ए स्कूल जहाँ साइंस थी. स्पोर्ट्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट था मेरा, इसलिए पढ़ाई में कम था. और स्कूलिंग दिल्ली में करी सारी. उसके बाद जर्नी फिर आगे शुरू हुई.
सर इस दौरान जब स्कूलिंग की आपने जर्नी करी, तो सर हमारे ना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाते हैं स्कूल में ही कि आगे क्या बनना है, क्या करना है, या मोस्ट लाइकली ट्वेल्थ या ट्वेल्थ के बाद तक जो वो स्टेज आती है, उस टाइम कभी कुछ सोचा था कि आपको क्या बनना है, या जैसे आसपास वालों को देखा हो? फिर पहले तो आर्मी था कि आर्म्ड फोर्सेस में जाना है। मैं 4 बार एनडीए एसएसबी का एग्जाम पास करा, वो चारों बार रिजेक्ट हो गया क्यों? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। वो स्टैंप लगाते हैं फेल्ड इन ऑफिसर पोटेंशियलिटी टेस्ट। मैंने बड़ी बड़ी पूछा, भाई क्या होती है ऑफिसर पोटेंशियलिटी टेस्ट? कहते हैं ये आपको टाइम बताएगा, हम नहीं बता सकते। फिर टाइम ने बताया आपको? हाँ बताया, क्या समझ क्या आई होता धीरे है? धीरे। इसी ऑफिसर जो है ना, वो मल्टी फोकस होता है, और जो एक सोल्जर है वो सिंगल फोकस होता है उसका। तो आपका होराइजन थोड़ा वाइड होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए टू बिकम ए मैनेजर। और उस टाइम हम जो डिपिक्ट करते थे, सोल्जर लड़ना मरना मारना, आर्मी आर्म फोर्स बियॉन्ड दैट। तो समवेयर कुछ था डिफरेंस। वो जो हमने कभी देखा होता है वो जहन में बैठ जाता है कि बस यही है। यही है। पर 10th क्लास के, उस टाइम 11वीं थी, 10th के बाद मैट्रिक हो जाती थी और फिर 11th होती थी। तो मेरा एक दोस्त था क्लास फेलो, उसके फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे सीनियर। उसने 10th पास करके बॉम्बे केटरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ओके। उस टाइम बॉम्बे केटरिंग कॉलेज को 3-4 साल हो गए थे। अच्छा। तो हमारी चिट्ठियां एक्सचेंज होती थी आपस में। कहता था बड़ी अच्छी कॉलेज ज्वाइन किया मैंने, रोज नया नया खाना बनता है, तो जितना मर्जी खाओ, कोई कुछ नहीं कहता। और अब मैं कनाडा जा रहा हूँ नौकरी करने के लिए। तो मैंने कहा इससे अच्छी ट्रेड क्या हो सकती है, खाना भी खूब मिलता है। मेरे ख्याल में हम 1960s की बात करेंगे। ये 1961 62 61। तो मैंने भी फैसला किया कि होटल लाइन ज्वाइन करूंगा। तो तब तक मेरी 11th हो गई थी 62 61। फादर ने बोला नो वे, आप इंजीनियरिंग करिए। तो आई ज्वाइन प्री इंजीनियरिंग, और उसकी चिट्ठियां चल रही हैं तब भी। प्री इंजीनियरिंग होगी तो वापस आ गया। मैंने मुझे तो होटल मैनेजमेंट करनी है। तो फादर बोले नहीं, तेरे को इंजीनियर बनना है। मैं कहा नहीं, होटल जाने हैं। तो फादर ने मना कर दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोले सवाल ही नहीं उठता क्या लाइन है, क्योंकि उस टाइम होटल लाइन की जो रेपुटेशन थे ना, वो प्राण के एन सिंह, फिल्म इंडस्ट्री, तय खाने में जुए चल रहे हैं, शराब चल रही है, वो थी इमेज। होटल की इमेज कोई ऐसी नहीं थी जो आज है। तब तक आपने कोई होटल में गए थे, देखा था? हमारा कनेक्शन सर हलवाई तक था। कभी देखा ही नहीं था। अच्छा। सवाल ही नहीं उठता, वो हम उस कैटेगरी में नहीं थे कि होटल का कोई कनेक्शन भी हो। तो मैंने फिर हंगर स्ट्राइक कर दी। 3 दिन मैंने घर में खाना नहीं खाया, घर में। फिर मेरी मदर ने समझाया मेरे फादर को कि अगर इतना कमिटेड है और बता रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है अपने दोस्त का, तो आप पता तो करो क्या लाइन है। तो फिर हमारे फादर ने, इनका एक दोस्त था, उसकी बेटी होटल में रिसेप्शनिस्ट थी कहीं। अच्छा। उसको पूछा कि कैसी लाइन है ये। उसने कहा लाइन तो पता नहीं मेरे को, पर ये पता है कभी भूखा नहीं रहेगा। तो ले देके बात आपकी मतलब इवेंचुअली आई खाने पे ही। खाने पे आ जाए। और हमारे फादर को भी यही था कि खाना अच्छा होना चाहिए। तो उनको बड़ा था ये क्लियर कि ना कपड़े जरूरी हैं, ना फैशन जरूरी है, खाना जरूरी है। कपड़े कैसे भी हो, तो अगर सेहत अच्छी हो, उसके अंदर बॉडी अच्छी है, तो कपड़े सुंदर लगते हैं। सुंदर लगते हैं। आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक आती है, चमक होती है। तो कोई नहीं फर्क पड़ता इन चीज़ों। तो उनका ये बिलीफ था। तो फिर वो मान गए तो बॉम्बे अप्लाई करा, एडमिशन मिल गया, हॉस्टल नहीं मिला। अच्छा। तो मेरे फादर बोले भी हॉस्टल मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, हॉस्टल के बाहर नहीं रख सकता, हॉस्टल तक तो ठीक था। तो उन्होंने मना कर दिया। और मैंने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज के अंदर सब्जेक्ट्स होते थे बी ग्रुप, उसमें एडमिशन ले लिया। फिर एक दिन मैं लाइब्रेरी पढ़ रहा था क्लब के अंदर, अखबार में ऐड आया, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट टू ओपन इन दिल्ली इन सितंबर, और ये जुलाई था। मैंने कहा छोड़ो पढ़ाई,
तो पढ़ाई छोड़ दी, इसकी वेट कर रहा हूँ, हो जाएगा। और फिर सितंबर में अनाउंस हुआ एंड अप्लाई करा, और लकीली कोई 5,000 बच्चों ने अप्लाई करा था उस टाइम, तो हम 32 बच्चे सिलेक्ट हो गए होटल मैनेजमेंट। तो पूसा दिल्ली IHM के अंदर पूसा। 1962 के अंदर आई जॉइन दी IHM पूसा। तो फाउंडेशन बैच आप ही का था? हाँ, खुला ही तब था हमारे साथ। उस टाइम भी 62 में मैं एनडीए के इंटरव्यू के लिए गया, अच्छा। क्योंकि मैं पास कर चुका था एग्जाम, चॉइस तब भी वही थी। हमारा ब्रिटिश प्रिंसिपल था, ओके। आर्थर ई सिम्स। तो जब मैं चला गया, उसने मेरा नाम काट दिया स्कूल से। फादर को चिट्ठी लिख दी कि if the young man doesn't know he has to hold a gun or a knife, then he doesn't belong here. फिर हमारे फादर ने उसको मेरे आने से पहले ही एक स्टिंकर लिखा ऑन पेट्रियोटिज्म। अच्छा। बोला मेरे पार 4 बेटे हैं इस टाइम, कभी भी कहीं पे भी होंगे, अगर नेशन की कॉल आएगी वो सब छोड़ के आएंगे, तुम उनको नहीं सिखाओगे पेट्रियोटिज्म। मैं वहां से मेरा फ्रैक्चर हो गया बाजू का। हाँ, उसने कुछ नहीं कहा मेरे को, आई जस्ट ज्वाइन द कॉलेज। उसके बाद फिर परसूट खत्म हो गई बाकी की, इस पे फोकस हो गया, और धीरे धीरे ये लाइन अच्छी लगने लगी। उसके अंदर टीचर्स की बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, बड़े अच्छे रोल मॉडल टीचर्स थे, बड़े कंपैशनेट थे। प्रिंसिपल वाज हाईली प्रोफेशनल, और वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यूड रही। सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ फर्स्ट ईयर के बाद। हम लोगों को फर्स्ट ईयर के बाद होटल ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजते, क्योंकि बड़े रॉ होते हैं हम लोग अभी, तो सेकंड ईयर से भेजते हैं। अच्छा। तो मेरे को फ़ोन आया मेरे वाइस प्रिंसिपल का कि ओबरॉय स्विस होटल है ओल्ड दिल्ली के अंदर, वहाँ से एक डिमांड आई है वेटर की, ट्रेनी वेटर की, अगर आपने जाना तो जा सकते हो, और कोई पैसे नहीं मिलेंगे? पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने हाँ कर दी। और वहाँ अब मुझे कन्फ्यूजन कि कैसे कपड़े डालने चाहिए होटल, मैंने तो होटल देखा नहीं था कभी। तो जो बड़े ब्रदर थे वो थोड़े फैशनेबल थे, उनकी फैशनेबल शर्ट खरीद ली मैंने, उनसे बारो करी कि शायद ऐसे ही जाना चाहिए। यानी वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे एमडी थे कर्नल कपूर, अच्छा। उनकी लंबी टेबल थी, इधर बैठे हुए थे, मैं इधर बैठा था। तो 2 मिनट बात करी, उस कॉर्नर पे उनका एक सिगरेट लाइटर और सिगरेट पैकेट पड़ा हुआ था। तो बोलते हैं कुड बी पास मी दैट, सर आई डोंट टच सिगरेट्स। आपने बोल दिया? अच्छा। अब ये है गलत या ठीक, वो जोर से हंसे, उठे और अपना सिगरेट का पैकेट खुद उठाया। मुझे लगता है उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि इसको अडॉप्ट करना है मैंने। अच्छा। इतनी ऑनेस्टी, इतना फियरलेसनेस कि नौकरी जाए ना जाए, जो नहीं करना नहीं करना, उस दिन से समहाउ उन्होंने अडॉप्ट कर लिया मेरे को। 15 दिन के अंदर मैं रेस्टोरेंट सुपरवाइजर बन गया, मेरी 100 रुपये महीने तनख्वाह बन गई? तनख्वाह मिल गई। पूल के सामने कमाना रूम्स होते हैं, हाँ हाँ। वहाँ कमरा दे दिया कि आप यहाँ रहा करो, अच्छा। और सुबह कस्टमर आने से पहले स्विम कर सकते हो। तो यहाँ बॉडी बिल्डिंग चल रही सब है, यहाँ स्विमिंग चल रहा है, 15 दिन में, कमाना मिल गया है। 15 दिन काम के अंदर दुनिया बदल गई। मैंने 2 महीने काम किया वहां पे, सेकंड ईयर में चला गया, कोई कनेक्शन नहीं। सेकंड ईयर पूरा हुआ, अब समर ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो उस टाइम होटल नहीं अरेंज करते थे कुछ, सब आपको करना पड़ता था? तो मैं गया कर्नल कपूर के पास। मैं कहा सर 1-2 साल पूरे हो गए, ट्रेनिंग करनी है, तो कहाँ जाना है? मैं कहा कभी हिल स्टेशन नहीं गया सर। तो सेसिल होटल शिमला, उन्होंने चिट्ठी लिख दी, तो हमको सेसिल होटल शिमला 150 रुपये महीना पॉकेट मनी, रहना खाना, पहली बार मैंने होटल देखा फुल फ्लेज एक फुल होटल फ्लेजेड, जहाँ की मे क्वीन बॉल होता है, जहाँ डांसेस होते हैं, जहाँ फ्रेंच सर्विस होती है। तो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपोजर हुआ, ये होता है होटल लाइफ। तो वहाँ बड़ा अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैंने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीदी। अरे वाह, क्या खरीदा था?
वहाँ पे उस टाइम जापान से कपड़े के फैब्रिक आया करता था सस्ता, अच्छा। सिंथेटिक। हाँ हाँ। तो इंडिया में सिंथेटिक नहीं मिलता था तब, महंगा गिना जाता था। तो वो मैंने कपड़े खरीदे, मदर के लिए कोई शॉल खरीदी या कुछ बेचते थे। और एक मैंने एलिफेंट की कार्विंग, वो अभी तक है मेरे पास, वो खरीदी। मतलब जिस मेरी पहली अर्निंग थी। तो 2 महीने काम किया वहाँ पे, बहुत सीखा, बहुत देखा, मतलब अलग दुनिया, बिल्कुल। अलग दुनिया। कैसे गेस्ट वगैरह पर सब। क्योंकि हैबिट्स नहीं थी तो काम ही था फिर, हम्म। और कोई इंटेलिजेंस नहीं थी हमारी। तो कभी रिसेप्शन पे काम कर रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। बात करने में स्टार्टिंग से ही कॉन्फिडेंस था, हाँ, वहां कोई हिचक वो नहीं। नहीं थी। वो तो फादर ने हमारे पहले ही बता रखा था कि अगर आपकी शरीर ताकतवर है तो लोग सुनेंगे आपकी बात, आपको नहीं कोई इग्नोर करो। करता भी नहीं था कोई। इंग्लिश वीक थी, क्योंकि हमारी स्कूलिंग ऐसे स्कूलों में नहीं हुई थी। लोग बोलते हैं कि मैं सेंट कोलंबस में पढ़ा हूँ, मैं बोलता था मैं टेंट कोलंबस में पढ़ा हूँ। इस चीज का एक प्राइड था, शर्म नहीं थी, और होनी भी नहीं चाहिए। अपनी बैकग्राउंड पे आपको प्राइड होना चाहिए कि आप एक जर्नी में हैं, आप डेस्टिनेशन पे नहीं है। जर्नी इज द फन। तो इसके अंदर कोई ये नहीं झिझकना, छुपाना, नहीं बताना, गलत है। ओपन अप आइए ना सामने। अब नहीं हाथ लगाते किसी चीज को तो बोल ही नहीं लगाता, मेरा वैल्यू सिस्टम नहीं है। लोग उसकी इज्जत करते हैं, उस बंदे की भी इज्जत करते हैं जो कि वैल्यू बेस्ड है, कुछ भी वैल्यूज हो आपकी। तो इस तरीके से ये काम चला। और उसके अंदर मैं नोटिस हुआ मैनेजमेंट से, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया कि अच्छा काम करा है। वापस आ गया, 3rd ईयर ज्वाइन करा। मैं फिर चला गया कर्नल कपूर के पास कि सर मैं 3rd ईयर हो गया है, अब कहाँ जाना है। मैं कहती कलकत्ता नहीं गया कभी। तो ग्रैंड होटल कलकत्ता था उस टाइम, ओबरॉयस का। उन्होंने वहाँ की टिकट और कोई 350 रुपये महीना पॉकेट मनी, और होटल में रहना खाना। वहाँ जाके मैंने फर्स्ट टाइम एक ग्रैंड होटल, वहाँ पे फ्लोर शो हुआ करते थे, और मेरे नाइट ख्याल में क्लब। वो प्रॉपर्टी भी काफी रूम्स की है। हाँ, वो कोई 250 कमरे थे ढाई उस सौ टाइम। कमरे से ऊपर है तो उसमें। दिस वॉज 1965 नाउ। 64 में शिमला, 65 में में कैलकाटा, कैलकाटा, और दोनों में ओबरॉयस। ओबरॉयस के अंदर। वहाँ पे विक्की साहब को मिला, मिस्टर PRS ओबरॉय को। तो मुझे बोला गया कि इनको मिलने से पहले आपको जैकेट डाल के जाना पड़ता है, आप इनको शर्ट में नहीं मिल सकते। तो एक कैशियर का मैंने जैकेट बोरो किया, उनसे मिला, मुझे बड़े अच्छा लगा मिलके उनको। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की ये मुलाकात कैसी थी? ये मुलाकात थी कि कोई भी वहाँ पे आएगा नया स्टूडेंट या वर्कर, मिस्टर उनसे विक्की हैज मिलेगा। टू अप्रूव हिम। अच्छा। हाँ, वो उनको अप्रूव करते थे। तो मेरा अप्रूवल मीटिंग थी, ये देखना था कि इस लायक है कि नहीं। मैं वेटर ही था और कुछ नहीं था। पर वो मिले मेरे को, बातचीत करी, ओके करा मेरे को, और दैट्स ऑल। पर क्योंकि होटल स्कूल से था तो कभी रिसेप्शनिस्ट, कभी वेटर, कभी हाउसकीपर, सारे काम कराते थे हमसे। वहां पे मैंने जो होटलिंग की ट्रिक्स देखी, नाइट क्लब था वहां पे, फ्लोर शो होते थे। तो जो फ्रंट सीट्स होती हैं वो प्रेफर्ड होती हैं, क्योंकि आगे शो ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो जो यूनियन थी बड़ी स्ट्रांग, वो फ्रंट सीट पे रिजर्व लिख के लगा देते थे, वो नहीं देते थे किसी को। जब कोई आता था तो अपने हाथ पीछे करके ऐसे ऐसे करते थे, तो जो टिप डालता था उसके हिसाब से उसको टेबल मिलती थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये करना पड़ेगा, तभी काम कर सकते हो इधर। तो आई लर्न हाउ टू टेक टिप टू सेल ए टेबल। तो इस तरह के उन्होंने थोड़े से। ये ट्रिक कब तक आजमाई आपने? नहीं, मैं तो वेटर का काम किया नहीं उसके बाद। मैं टिप डिवीजन से बाहर निकल गया था। अच्छा। फिर वहां तक तो करा, पर वो सारा उसमें जाता था, पूल के अंदर, आपकी पर्सनल टिप नहीं थी। ओके। वहां सीखा मैंने धीरे धीरे। वहां पे कलकत्ता का रेड लाइट एरिया बहुत मशहूर है। तो होटल के अंदर उनका ट्रैफिक, कोई 50 सिक्योरिटी स्टाफ का यही काम था कि उनको रोकना, अंदर ना आए। तो हमने वो सब देखा। यंग बॉयज, मैं 19 साल का हूँ, 18-19 साल का होगा उस टाइम। पर होटल लाइफ समझ आनी शुरू हुई, इंडस्ट्री समझ आनी शुरू हुई, और एक बड़ी अच्छी चीज़ मिली वहाँ पर,
मैं रिसेप्शन पे था, मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा किसी कस्टमर के लिए, तो मिस्टर चोपड़ा थे, उनकी जैल एयरलाइन थी, अच्छा। वो इतने खुश हो गए मेरे से कि उन्होंने मेरे को 2 टिकट दे दी, एयर टिकट, कि मेरी फ्लाइट जो है कलकत्ता से जलपाईगुड़ी जाती है, सिलीगुड़ी, तो आप जाके वहां से दार्जिलिंग जा सकते हो। तो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में एयर ट्रेवल करा है। अरे वाह। तो जो बेनिफिट है होटल इंडस्ट्री का, जो ग्लैमर है, उसकी अब वो इंट्रोडक्शन आप एक्सपीरियंस करना उसकी शुरू हो गए इंट्रोडक्शन थे। शुरू हुई। तो मेरा एक और दोस्त था जिसके अंकल का होटल था दार्जिलिंग में, तो हम दोनों फिर वहाँ गए, 3 दिन रहे, और अब वापस आना था। तो कलकत्ता में जनरल स्ट्राइक हो गई, और कलकत्ता की जनरल स्ट्राइक होती है, कुछ नहीं चलता, नथिंग मूव्स। यूनियन। और मुझे दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आना था, फ्लाइट वहां से लेनी थी, तो कोई ट्रक नहीं चलने को तैयार था। तो फिर एक सरदार जी का ट्रक था, बोले मैं ले जाऊंगा आपको। तो उसने रास्ते में 2 मुर्गियां मारी, 1 बकरी मारी, तो रोका नहीं गाड़ी को। हम पहुंच गए, तो वहां पे कार्गो प्लेन तैयार था जाने के लिए। तो हम पहुंचे तो उसका गेट बंद हो गया, तो सीढ़ी हट रही थी। तो मैंने कहा कि हमें जाना है इसके ऊपर, मेरी टिकट है ट्रेन की। बोले जी तो खिड़की हट गई है। तो मैंने कहा मैं तो मिस्टर चोपड़ा का गेस्ट हूँ, उनको बुरा लगेगा बताऊंगा तो समा वो वर्क कर गया। उन्होंने सीढ़ी दोबारा लगाई, और मेरे को एज ए फ्लाइट इंजीनियर लिखा, अच्छा। और बिठा दिया आगे। डकोटा के अंदर कुर्सियां नहीं होती, चाय के बॉक्सेस होते हैं। अच्छा। जो फ्लाइट ऊपर जाती है तो बॉक्सेस पीछे जाते हैं, पीछे। उसमें बैठा दिया मेरे को। तो मैं ऊपर नीचे, मैं गई, ये तो खतरनाक है। उन्होंने फिर को पायलट की पिछली सीट पे बैठा दिया। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम मैंने कॉकपिट देखी, फ्लाइट उड़ते देखी, बड़ा मजा आया। ऑटो पायलट डाला हुआ, बैठे हुए हैं आराम से, कोई तो चला नहीं रहा उसको। जब एयरपोर्ट आ गया, लैंडिंग थी, एयर स्ट्रिप देखी, तो को पायलट कहता है सर कैन आई ट्राई लैंडिंग टुडे। वो मैंने कहा नहीं यार, ये ट्रेनिंग है। कहते नहीं नहीं, डोंट वरी। उसने लैंडिंग करी, मेरी जान सुखी हुई थी कि यार ये कि जरा टेढ़ा हो गया प्लेन तो क्या। एनीवे, तो एक एक्सपीरियंस था लाइफ का, जो कि आप देख रहे थे कि होटल लाइन आपको क्या क्या ऑफर कर सकती मतलब इसी बीच चाहे नाम के लिए ही आप इंजीनियर भी बन गए। है। इंजीनियर, आप एक चार्टर्ड प्लेन में भी बैठ गए। फ्लाइट और इंजीनियर, मतलब हम तो कभी जैसे वंस इन अ ब्लू मून कभी कोई गिफ्ट मिल जाए होटल्स में कुछ भी, आपको एयर टिकट मिल एयर रहा है। टिकट मिल गया, होटल स्टे मिल गया। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं। मुझे लगता है सारे बेनिफिट हैं आपके कंपैशन और कमिटमेंट के। ये होटल लाइन की नहीं है, ये किसी भी लाइन में मिल जाएगा। अगर आप ऐसे काम करो कि ये मेरा है, तो वर्क आवर्स नहीं गिनो, शर्क नहीं करो, एस्केप नहीं करो काम से, वॉलंटियर करो। नहीं आता तो बोलो नहीं आता, आपको कुछ सिखा देगा, डोंट हाइड। तो अगर ये वैल्यू सिस्टम रहेगा, तो दुनिया के हर प्रोफेशन में कोई ना कोई बेनिफिट छुपा हुआ है जो आपकी वेट कर रहा है। तो इसीलिए मेरा एक फिलॉसफी है लाइफ की, डोंट लुक फॉर मेंटर्स, लेट द मेंटर्स लुक फॉर यू। आप ऐसा बनिए कि वो कहे मुझे ये चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड अ सेलिब्रिटी, जिसको लोग ढूंढते हैं। ये लोग नहीं ढूंढना, आप लोगों को नहीं ढूंढने जाते। तो ये एक फाउंडेशन थी इंडस्ट्री की। फर्स्ट ईयर से पता चली कर्नल कपूर के अंडर काम करके, 15 दिन में दुनिया बदल सकती है आपकी। कर्नल कपूर की कॉकटेल पार्टी थी, मैं वाइट यूनिट जैकेट में था, बोले गेट मी सम आइस। और मैंने तो ब्लॉक आइस देखी थी लाइफ में, कभी क्यूब आइस तो देखी नहीं थी। तो मैं ब्लॉक आइस, उसके हाथ में हाई बॉल विस्की का ग्लास, वो बर्फ कहाँ जाए अंदर। पर अगेन उन्होंने गुस्सा नहीं करा, बोले वो एक ब्लैक जैकेट की लड़का है, उसको बोलो आपको क्यूब आइस देगा। वहां से सीखा कि ये क्यूब आइस आती है। मतलब थे अप्स एंड डाउन्स, पर समवेयर आपकी जो एक ऑनेस्टी है और लैक ऑफ हेजिटेशन है, ये सब प्रॉब्लम दूर कर देता है। तो दिस इज द जर्नी। बस 3rd ईयर हो गया। 3rd ईयर के बाद
हम सारे थर्ड ईयर बैच को ऑफर आई जर्मनी से, वन वे टिकट, गारंटेड जॉब और सम जर्मन मार्क्स विद जॉब, वहाँ जाओ, सबको ऑफर आई। सिर्फ जाना अपने खर्चे पे था। उससे हम लोग शिप में जाया करते थे। अच्छा। शिप का खर्चा था 1650 रुपये, 1650 रुपीज था। हम्म। तो हमारे फादर ने कहा हमारे पास तो नहीं है पैसे, उन्होंने मना कर दिया। तो मेरे बैच के कोई हम लोग तब तक थे 25 लोग, तो आई थिंक 15 लोग जॉब ऑफर लेके चले गए, हम वहीं रह गए। तो इन्होंने शुरू किया एक 4th ईयर स्पेशलाइज्ड होटल मैनेजमेंट, हम्म। पूछा ने, तो वो ज्वाइन कर लिया। हम्म। 4th ईयर ज्वाइन कर लिया। वो बड़े अच्छा किया क्योंकि उसके अंदर बड़ी एडवांस्ड ट्रेनिंग, बड़े एडवांस शेफ अमेरिका से आए, फैकल्टी बदली, आपका विजन बदला। आपने जाके, तब तक ओबराय होटल दिल्ली का खुल गया था, वहाँ जाके 1967 में खुला था ये। 75 65 65। 65 में, तो जब वी आर नाउ टचिंग 65 66, तो वहाँ पे जाके फिर सर्विस करनी। मैंने इंदिरा गांधी को सर्विस करी वहाँ पे। हेजिटेशन आप में थी ही नहीं। हैं? हेजिटेशन आप में थी ही नहीं। हाँ, हुआ भी वही, सर्विस कर रहा था, बैठे हुए थे, इतनी सुंदर पर्सनैलिटी उनकी देखी तो हाथ से चम्मच गिर गया। फिर कैसे संभाला? तो मैंने चम्मच उठाया, साइड पे रखा, दूसरा चम्मच लिया। नेक्स्ट डे रिपोर्टर ने लिखा, द यंग वेटर ड्रॉप्ड द स्पून बट ही वाज नॉट हैसल्ड, वेरी एलिगेंटली ही पिक्ड अप द स्पून, केप्ट इट अवे एंड टुक ए फ्रेश स्पून। उसने नोटिस किया और वो अखबार में छपा भी। तो एक अच्छा लगता है कि यू आर गेटिंग नोटिस्ड। तो बिकॉज ऑफ योर वर्क, हाँ, ऑनेस्टी। ऑनेस्टली। फिर वहाँ से 4th ईयर पास कर लिया। उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, अब जॉब चाहिए थी। अब रॉय होटल में जॉब अप्लाई करी, पूछा कि कोई वैल्यू नहीं थी। मेरे को 2 जॉब ऑफर आई। अच्छा। एक आई हेल्थ क्लब इंस्ट्रक्टर बिकॉज ऑफ माई बॉडी बिल्डिंग, नॉट 4 ईयर होटल मैनेजमेंट। और दूसरी आई ट्रेनिंग असिस्टेंट स्टूअर्ड बैंक्वेट्स, अच्छा। 4 साल के कोर्स के बाद। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मैंने क्या किया, जो हमेशा करता आ रहा था, कर्नल कपूर, उनके पास चला गया। मैं क्या सर जॉब चाहिए। नो प्रॉब्लम। बैठे डेस्क पे, एक लेटर पैड उठाया, चिट्ठी लिखी, चिट्ठी को सील किया, बोले गो टू होटल इंपीरियल एंड गिव इट टू राय बहादुर MS ओबरॉय। राय बहादुर MS ओबरॉय, ओनर ऑफ। तो मैंने तो पूछा नहीं कुछ, ठीक है अब कह रहे हैं तो चला जाता हूँ। तो चला गया वहाँ बेल बॉयज पूछा कि राय बहादुर साहब कहाँ बैठते हैं, वो स्ट्रीट है उनकी। बाहर गया तो वहाँ पे एक बर्ली उनका गार्ड मुनीर खड़ा हुआ था। मैं कही चिट्ठी देनी है राय बहादुर साहब। हाँ दे दीजिए मेरे को। मैं कह नहीं, कर्नल साहब ने बोला खुद देनी है। तो वो अंदर गया, बोला जी कोई लड़का आया है भाई, और वो कह रहे कि कर्नल साहब ने भेजा है। अच्छा उसको भेज दो अंदर। नहीं यार, वेरी हैंडसम मैन, स्माइलिंग फेस। इनसे आप पहले मिल चुके थे ग्रैंड में? नहीं, विकी को मिला था। अच्छा। ये राय बहादुर MS ओबरॉय, ओके, ही इज द किंग। तो बड़े अच्छा लगा मुझे, देखकर सुंदर पर्सनालिटी। तो यस, आई गेस द लेटर फॉर यू फ्रॉम कर्नल कपूर। ओके, खोला। हाउ डू यू नो कर्नल कपूर? मैं कहा सर आई वर्कड थ्रू हिम इन वेरियस ओबरॉय होटल्स ड्यूरिंग माय। इंग्लिश आ गई थी उस टाइम? हाँ, तो उसकी भी स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग, बताऊंगा आपको बीच में। तो वो बोले कि एनी अदर रिलेशनशिप? मैं कहा नो सर, I worked for him first year. After that, I've been working in different Oberoi hotels. He's been getting reports, I think. You know what is written in this letter? I go, no, sir. It was sealed. Read it. उसमें लिखा था, राय बहादुर साहब, all my life I've taken something from you, never given you anything. Today I'm giving you something you will be proud of. कहते, do you know who's Colonel Kapoor? I go, no, sir. He's my son-in-law. ये है जिस लाइफ का, कि अगर आप 4 साल लगातार बिना रिवॉर्ड्स के, बिना को देख रहा है कि नहीं देख रहा, आप अपनी एक धुन में हैं,
कि मुझे तो काम करना है। दिस इज द आउटकम ऑफ दैट। मेरे को उस टाइम ओबरॉयज ने लॉन्च करा था, आजकल उसको OCLD बोलते हैं, उस टाइम बोलते थे ओबरॉय स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉन्च की गई थी 66 के अंदर। बोला भी वहाँ एक इंटरव्यू चल रही है, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप जाइए। तो वहाँ पे स्वेन जॉर्गेनसन थे, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बोरो किया गया था 2 साल के लिए टू स्टार्ट दी ओबरॉय मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो मैं वहाँ चला गया, उन्होंने मेरी इंटरव्यू करी। IQ टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। बोली यू पास। नेक्स्ट डे ग्रुप डिस्कशन भी ठीक हो गई, उसका भी थोड़ा बैकग्राउंड है। NDA के लिए मैंने एक मिनर्वा एकेडमी थी चंडीगढ़ में, वो ट्रेन करते थे NDA के लिए। उसने 15 दिन में हमें सिखाया था कि कैसे ग्रुप डिस्कशन करी जाती है, क्योंकि NDA में भी ग्रुप डिस्कशन होती है, कैसे उठना है, बैठना है, बात करनी है, कैसे एक्सटेम्पोर बोलना है। तो वहाँ तो मैं फेल हो गया, यहाँ पास हो गया उसकी वजह से। तो हम 16 लड़के थे, 2 लड़के सेलेक्ट हुए, एक लेडी थी और एक मैं। तो लेडी ने बाद में मना कर दिया, तो आई वॉज ओनली वन सिलेक्टेड। इस तरह उन्होंने कोई मेरे ख्याल में 12-15 बच्चे ऑल ओवर इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किए। और उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन ऐड आया था उसमें लिखा था लुकिंग फॉर यंग बॉयज विद रॉयल बैकग्राउंड एंड प्रिंसली इंग्लिश। तो ना तुम्हारी रॉयल बैकग्राउंड ना प्रिंसली इंग्लिश थी, पर हैंडसम बॉयज थे आप, हैं? हैंडसम तो होंगे ही और शरीर सॉलिड। तो उसका ये था कि जब मैं सेकंड ईयर में था तो मेरे को लगा पूसा में कि अगर लीडर बनना है तो स्टेज पे आना पड़ेगा। स्टेज पे आने के लिए कोई ना कोई टैलेंट चाहिए। टैलेंट था नहीं, ना मैं गा सकता हूँ, ना मैं डांस कर सकता हूँ, ना इंग्लिश में स्पीच दे सकता हूँ। तो स्टेज पे कैसे आऊँ? तो सबसे पहले मैं यूनियन लीडर बना, इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट एसोसिएशन बनाई और उसका मैं सेक्रेटरी बना। तो उससे जाके क्लास के अंदर स्पीच देनी, हमें वोट दो, ये करो वो करो। एक लीडरशिप वहाँ से शुरू हुई। और फिर फंक्शन था हमारा, एक एनुअल फंक्शन। मैंने फैसला किया कि यहाँ स्टेज पे जाऊंगा, क्योंकि टैलेंट कोई नहीं था। तो मैंने एक नया टैलेंट डेवलप करा। उस टाइम सड़कों पे स्ट्रीट म्यूजिशियन हुआ करते थे, मदारी। मैं उनको फॉलो करने लगा और उनसे उनके मैजिक ट्रिक्स खरीदे और सीखे। अच्छा। वो रस्सी में बांधते हैं आपको, आप बाहर निकल आते हो, लोटा खाली करो भरा निकलता है। और वो 5-6 ट्रिक सीखी। मैंने 1 घंटे का मैजिक शो करा स्टेज के ऊपर, जिसमें बोलना नहीं पड़ता, स्पीच नहीं देनी पड़ती, इंग्लिश का टेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। स्मार्ट तो सर आप पहले से ही थे, है ना? तो वहाँ ताड़ियाँ बजी खूब, मेरा स्ट्रेट फ्राई निकल गया। मुझे लगा कि ये भी चलता है ऐसे। तो इस तरह से धीरे धीरे स्टेज पे आने की प्रैक्टिस को डिज़ायर पूरी हुई। वहाँ से फिर मैं प्रेसिडेंट बना यूनियन का, सब कुछ हुआ। फिर ओबरॉयज के अंदर आए, उन्होंने फिर और लीडरशिप स्किल्स सिखाई हमको। तो इस तरह से ओबरॉयज के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग ग्रुप में ज्वाइन करा। वो एक, तो वो जो जॉब थी हेल्थ क्लब ट्रेनिंग, वो हट गया सारा। आई केम इनटू द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो आई वाज डिफरेंट। बाकी सारे तो रेगुलर ग्रेजुएट्स थे, या कोई एम्बेसडर का बेटा था, कोई फॉरेन सर्विस का बेटा था किसी का, इस तरह के लोग थे। मैं एक, तो मेरी जब फाइनल सिलेक्शन होनी थी तो मैं मिस्टर बिक्की ओबरॉय को प्रेजेंट किया गया। अच्छा। अभी तक तो सिलेक्शन हुई थी कंपटीशन की, नाउ दे हैड टू अप्रूव। अच्छा। तो मिस्टर ओबरॉय ने, विकी ओबरॉय ने मेरा बायोडाटा पढ़ा, जॉर्गेनसन को देखा, बोले आई एम नॉट लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ बॉयज, हाउ हैज यू कम दिस फार? जॉर्गेनसन बोलते हैं, सर यू हैव गिवन मी लॉट ऑफ आउटलॉस, दिस इज द इन लॉ, ही इज माय बॉय। ये तो ओके, बट आई बॉथ वोंट सेलेक्ट हिम। किधर सर, विल सी। अच्छा, आपने उनका इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया था। तो अब मेरे को लाए अलग, बोले कि देखो यहाँ पे कोई भी सिफारिश नहीं चलती है। विक्की साल तक चल गई, वो तो हाँ या नहीं होएगा। सो ही ट्रेन मी कि चलना कैसे है, खड़े कैसे होना है, बात कैसे करनी है, उनकी आंखों में आके देख के बात करनी है,
बी ऑनेस्ट वगैरह वगैरह समझाया। होटल इंपीरियल जो आज देखते हैं हम लोग, बीच में बड़े पार्टीशन है, उस टाइम एक लंबी लॉबी थी, अच्छा। शुरू से लेकर आखिर तक लॉबी थी। ओके। तो हम यहाँ बैठते थे, अदर एंड ऑफ द लॉबी सोफा था, वहाँ राय बहादुर बैठते थे। ओके। तो आपको यहाँ से चल के जाना है वहां तक, और वो सब ऑब्जर्व वो करेंगे। ऑब्जर्व कर रहे हैं और फैसला कर रहे हैं रखना है कि नहीं रखना। तो मैं पहुंचा वहां पे, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट स्कूलिंग। तो मुझे लगा यार ये सेंट कोलंबस तो है नहीं, पता नहीं सिलेक्ट भी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैंने समहाउ आइदर आउट ऑफ डिफायंस और समथिंग, मैंने करी थी 11th। एक स्कूल है डी आई खान स्कूल, राजेंद्र नगर के अंदर, इट्स वेरी ऑर्डिनरी स्कूल, डेरा इस्माइल खान भ्रातृ सभा हायर सेकेंडरी स्कूल, ये आपने पूरा नाम बता पूरा दिया। नाम है। तो देखे मेरे, दिस इज डेरा इस्माइल खान स्कूल इज हियर। ओके यस सर। तो यू नो आई एम फ्रॉम डेरा इस्माइल खान। सिलेक्ट हो गया। तो अगेन एंड अगेन लगता है कि अगर आप छुपाओ नहीं कुछ तो कोई नुकसान नहीं है। और आपके केस में तो वो एक चेन जो है वो लंबी होती चली लंबी गई। होती है, जहां जहां जाओ, और ये लाइफ के अंदर चला, हम्म। आखिर तक चला ये कि इफ यू एडमिट योर वीकनेस इट बिकम्स योर स्ट्रेंथ। अगर आपको अपनी वीकनेस ही नहीं पता तो आप ठीक कैसे करोगे उसको। तो अपनी वीकनेस को मानना, समझना, एक्सेप्ट करना इज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेस, और इसको एक्नॉलेज करना पब्लिकली। तो मैं सिलेक्ट हो गया। उसके बाद तो दुनिया अलग थी। हम लोग वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था उनका। 250 रुपये महीना सैलरी शुरू हुई थी। हर 3 महीने हमारा टेस्ट होता था। अगर आपके 80% मार्क्स से ऊपर आते हैं तो आपको 50 रुपए की इंक्रीमेंट मिलती है। अच्छा। और ये 2 साल के अंदर 750 रुपीज बनते हैं। अच्छा। और उस टाइम में 750 रुपए सेक्शन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा सैलरी थी। ये हमारे मामा जी ने बोला कि तेरी सैलरी 200 मेरी सैलरी से ज्यादा हो जाएगी। ये कैसी लाइन है। वो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग थी। उसके अंदर बड़ी थॉरो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट समझ आए कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, एनालिसिस कैसे होते हैं, पूसा वगैरह में आपको स्किल सिखाते हैं। दे डोंट टीच यू मैनेजमेंट कल्चर क्या होता है, वैल्यूज क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज क्या होती है, वो सारा इमेज ऑर्गेन्स के साथ 2 साल। और उसके अंदर एक इवेंट इंटरेस्टिंग हुआ। हम लोग 1 साल कर गए थे पूरा। उसके साथ भी इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जब ज्वाइन करा तो मैंने कहा मैं तो ट्रेनी ही बनना, मैं तो 4 साल का कोर्स करके आया हूँ, मैं तो मैनेजर बन सकता हूँ। जॉर्गेनसन बोले ऐसा करो, आपको क्या बनना है। ऐसे मुझे फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनना है। वही अच्छा लगता था, टाई जैकेट कोट टाई। तो बोले ठीक है, आप रॉय दिल्ली में चले जाइए, यू वर्क एज ए फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। अगर वो चिट्ठी लिख के दे देंगे कि यू आर क्वालिफाइड, आई विल मेक यू एफओएम। अच्छा। तो मैं वहां चला गया, नहीं करी ट्रेनिंग ज्वाइन। 3 महीने में उन्होंने लिख के दे दिया मेरे को कि ही हैज लर्नड एवरी एस्पेक्ट ऑफ फ्रंट ऑफिस, ही कैन बी एफओएम ऑफ ए स्मॉल होटल। मैं आ गया चिट्ठी लेके उसके बाद। थे मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो बिठाया उन्होंने, बोला कितना टाइम लगा आपको, हाउ लॉन्ग इट टुक यू टू लर्न फ्रंट ऑफिस। 3 months। टेल मी हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू बिकम एफएमडी मैनेजर। 4-5 साल तो लग जाएंगे। सी, if somebody is competing with you in front office, is only 3 months behind you. If somebody wants to compete with you on F&B, is 5 years behind you. What is better? तो मेरे को समझ आई। तो फ्रंट ऑफिस ड्रॉप करा, वापस मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन करी, कैचअप करा सारा कुछ, और वहाँ फिर शुरू करा। वहाँ से चंडीगढ़ माउंट्री होटल ओबराइज का था, वहाँ स्ट्राइक हो गई। तो एज ए ट्रेनिंग प्रोसेस हमारी पूरी टीम मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की वहाँ भेजा गया कि आप होटल चलाओ जाके, स्टाफ सारा बाहर है। तो हम 8 लड़के थे, वी टुक ओवर द होटल, और मेरे को मैनेजर बनाया गया क्योंकि मैं ज़्यादा नॉलेजेबल था, और कोई हाउसकीपर है, कोई कुछ है, इस तरह से। 3 महीने
खूब वहाँ नारे लगे, दिल्ली से आए भड़ों को वापस भेजो, ये वो। स्ट्राइक खत्म हो गई, वो लोग वापस आ गए, वो सारी टीम भी वापस आ गई, मेरे को छोड़ दिया कि यू आर द मैनेजर। तो मेरे को माउंट व्यू होटल का मैनेजर बना के 60 बाय नाउ इट वाज 69 छोड़ दिया। सैलरी 350 रुपये। अभी तक यहीं पहुंचा था, 1 साल हुआ था। तो एक बार राय बहादुर साहब आए, तो ठहरे हुए थे होटल में, तो मैंने कहा मौका है सैलरी बढ़वाने का। तो मैं गया उनके पास, तो उनको नाम सब पता थे हमारे। हाँ। हेलो वीरेंद्र, हाउ? फाइन सर, हैप्पी? नॉट वेरी हैप्पी सर। व्हाई? सर, आई एम मैनेजर ऑफ द होटल, I have to maintain some standard. I go to see a movie, I can't sit in the front row. Sit in the back. 350 is not enough. It's only 350. Manager, I pay that bad salary? How come? I guess, sir, actually I'm a management trainee. You're a management trainee. Then why, how can you run a hotel? I guess, sir, I'm IHM graduate. Oh, you are the one. Yes, yes. You know, in your case, my job is double difficult. I have to make you forget what you learned there and then teach you real hotellery. Go back. Learn and unlearn Go back. and then learn again. I was transferred immediately. सैलरी बढ़ते बढ़ते वापस ट्रेनिंग में आ गए। तो गुड थिंग, उन्होंने बोला कि आई डोंट वांट हाफ बेक्ड मैनेजर्स, यू बेटर कंप्लीट योर ट्रेनिंग। तो ये उनकी कमिटमेंट थी हमारी तरफ। उन्होंने होटल का नहीं सोचा कि होटल कौन चलाएगा, कैसे चलेगा। उनको मेरी थी कि इनकम्प्लीट रह जाएगा, इसका नुकसान होगा। शायद कुछ उन्हीं का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, जो इतना लंबा टाइम आपने एज अ होटेलियर, और आज जो आप इतना बड़ी हाई रिस्पेक्ट है उनके लिए, करते हैं। उनकी इंडस्ट्री तो करती है, हम भी। उनके एक एक इंसिडेंट ऐसे हैं लाइफ के कि आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। वापस आ गया, ट्रेनिंग पूरी हुई, और मेरी पोस्टिंग फिर माउंट व्यू चंडीगढ़ में एज ए प्रॉपर मैनेजर हो गई। कितना टाइम लगा ट्रेनिंग में? 1 साल बाकी था मेरा। अच्छा। तो 70 में वहाँ पहुंचे, 69 में, 68 में ट्रेनिंग खत्म हुई, 69 में चंडीगढ़। मैं भाई बस जा रहा था, सरदार जी बैठते, मेरे सर लंबी सफ़ेद दाढ़ी, बातचीत शुरू हुई। मैं छोकरा ही लगता था अभी भी। बोलते जी कहाँ जा रहा है? मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। क्या करता है? पढ़ता है? मैंने जी नौकरी करता हूँ। अच्छा, कहाँ करता है? मैं जी माउंट व्यू होटल चंडीगढ़। अच्छा, तो लगता तो पढ़ा लिखा है, होटल लाइन में कैसे काम करता है? तो ये कंसेप्ट था लोगों का उस टाइम कि होटल लाइन में पढ़ता है तो पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है वहाँ। मैं कहा जी मैंने 6 साल पढ़ाई करी है, 4 साल पूछा, 2 साल ओवरऑल, तब जाके मैनेजर बना हूँ। 6 साल क्या पढ़ाते हैं? भाई जी हमारे 16 सब्जेक्ट्स हैं। 16 सब्जेक्ट हैं, 2 होने चाहिए, एक पकाना और एक खिलाना, और क्या होता है होटल के अंदर। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे बारे में लोगों का कि ये होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री के लोग ऐसे होते हैं। वहाँ फिर लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हैपेंड। हमारे इटालियन था एक F&B मैनेजर, वो आए हुए थे छुट्टी के लिए माउंट व्यू में। हाँ, लुचेरी। उनसे हुआ गया, एक दिन पहले मैं किचन में गया एज मैनेजर, तो शेफ ने मेरे को बाहर निकाल दिया। बोला आपको कुछ आता तो है नहीं किचन के बारे में, आप घुस आते हो, आप डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे को, आप बाहर जाओ, जब तैयार हो जाएगा मैं आपको बुला लूँगा। अच्छा। वो मेरे को बड़ा हेट हार्ड Pinch करा हो कि गया। सारी उम्र मैंने होटल लाइन में रहना है, तो ये मेरे को निकालते रहेंगे, तो मुझे इसका काम सीखना है। वहां से आपको आया कि अब ये, तो वहाँ मैंने लुचारी को बोला कि मुझे तो शेफ का काम सीखना है। उसने फटाफट विक्की साहब को फ़ोन घुमाया कि ये मैनेजर है यहाँ पे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपका, ये कह रहा है मुझे शेफ का काम सीखना है। आई एडमायर द फोरसाइट ऑफ माई एम्प्लॉयर्स। ये उनका जवाब आया। उनका जो भी है, कहता है ये कॉल्ड अप, विक्की साहब ने फ़ोन किया, लुचारी टेल्स मी दैट यू वांट टू बी शेफ। मैं कहा यस सर। सीरियस? यस, कम टू दिल्ली। मेरे को दिल्ली बुला लिया। बोले आर यू सीरियस? मैं कहा यस सर। He said, I'm making you 2 commitments if you're serious. 1,
You will study first. You will train here for 1 year or more, till the chefs give you a certificate that you learned, and then I'll send you to Europe for further training. For 1970 में Europe was not today. Easy. And third promise, when you come back, I guarantee you, your salary shall be higher than any hotel general manager where you are posted. ये इंसेंटिव थे. मैं ब्लैक कोट टाई शर्ट निकाल के वापस इनटू शेफ जैकेट एंड जॉइंड एज ए किचन ट्रेनिंग. पर गुड थिंग वाज उन्होंने सैलरी नहीं कम करी. सैलरी 750 रुपये महीना एज ए किचन ट्रेनिंग. और गोरे शेफ्स थे वहाँ पे, जर्मन फ्रेंच, उनके साथ काम किया, खूब काम किया. और उन्होंने 1 साल में चिट्ठी दे दी मेरे को that he is good enough to be a sous chef. He's completed his training here. तो चिट्ठी लेके आऊँ, विक्की साहब के पास पहुँच गया. Police only 1 year. Okay, sir, you said certificate. No, they given it. Okay. So he called his department कि इसको जर्मनी भेज दो. तो जहाँ पहले नहीं जा पाए थे शिप में. वहाँ पे फिर उन्होंने स्टाइगनबर्गर होटल चेन है बड़ी मशहूर. वहाँ पे होटल फ्रैंकफर्टर होफ, वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल्स ऑफ यूरोप, उसके अंदर मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट भी हैं. वहाँ मेरी पोस्टिंग अरेंज करी. ट्रेनिंग नहीं, मैं गया एज ए डेमी शेफ द कुजीन. और सैलरी प्लस एकोमोडेशन प्लस टिकट. माय फादर डिडंट हैव टू पे. आई कुड पे बाय देन, पे कर सकता था. वो जो कुछ नहीं हुआ था वो 2 साल बाद पूरा हो गया. 3 साल. कहीं कोई मन्नत मांगी थी, कहीं मंदिर जाते थे, क्या मतलब क्या करते, मतलब इतनी कोई पूछेगा तो सर जरूर, जब ये कहानियां आप बताते होंगे कि क्या ऐसा हो रहा था, कुछ तो एक फेथ होगा. फेथ इन योरसेल्फ. अहम ब्रह्मा का जो कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा पावरफुल है. आपके अंदर है, बाहर मांगने की जरूरत नहीं है. अपने आप से मांगिए ना और उसको पूरा करिए. जितना आपको इस उम्र तक मिला है, जितनी आपकी बातें हुई है इस उम्र तक ना, मतलब लोगों में एरोगेंस एक आ जाता है जब इतनी अचीवमेंट मिलने लगती है ना. तो आपके अंदर कभी वो फीलिंग आई कि मतलब हो सकता है जैसे कभी आप यंग, फिर एक एज, तो जैसे जैसे आप ग्रो हो रहे हो एक वो फीलिंग आ जाती है कि ऑन द कंट्री स्पिरिट ऑफ चैलेंज आती गई. स्पिरिट ऑफ चैलेंज. हाँ, वो कैसे डिकोड करते हो आप? एग्जाम्पल था, मेरी सैलरी 750 रुपये हो गई. जी. मेरे पास अभी भी, मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली थी जी. तब तक. गाड़ी खरीदनी थी. जी. फियर गाड़ी उस टाइम 15,000 की आती थी. तो मैं गया राय बहादुर साहब के पास कि सर गाड़ी खरीदनी है. वो तो हाँ, हम कार लोन देते हैं, आप जाइए अकाउंट्स में. मैं गया, बोले जी हम 7,500 कार लोन देते हैं आपको, बाकी आपको अपने डालने पड़ेंगे. मेरे पास तो थे नहीं. देन आई रियलाइज्ड कि लाइफ में ग्रो करने के लिए आई हैव टू क्रिएट एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग बियॉन्ड माय वर्क ऑल्सो. तब मैंने जाके स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट बनाया. अच्छा. मेरी सेविंग थी तब तक कोई 1,500 रुपये. और फर्स्ट टाइम वहाँ पे लॉन्च हो रहा था परफेक्ट सर्कल दी स्प्रिंग्स. तो मैं ब्रोकर के पास गया, मैं कहा मुझे इन्वेस्ट करना है. somehow once again डेस्टिनी, वो इतना अच्छा बंदा था, कहते कभी इन्वेस्ट कर रहे हैं पहले. मैं क्या नहीं, अखबार पढ़नी आती है. मैंने कहा नहीं. कहते लेट्स अब 10 दिन गेम खेलते हैं, आपको मैं 10 शेयर के नाम लिख के दूंगा, आप उनको स्टडी करो, फिर आना मेरे पास. आई डोंट कहाँ से ये लोग आते गए लाइफ के अंदर, पर आते गए. सबने, किसी ने उंगली पकड़ी, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने कुछ किया, किसी ने रिजेक्ट नहीं करा. उसने मेरे को 10 दिन सिखाया कि फाइनेंशियल टाइम्स कैसे पढ़ते हैं, शेयर की न्यूज़ कहाँ आती है, उसके रेट क्या होते हैं, कैसे देखा जाता है. 10 दिन बाद गया मैं, तो एशियन केबल के शेयर जब देखे थे तो 92 रुपीज़ के थे, जब गया तो 82 के हो गए. तो कहते ये खरीद लो. लेकिन तो गिर रहे हैं.
कहते बढ़ गए तो खरीदता है क्या? तो उसने मेरे को 1500 रुपए के 10 शेयर अबाउट, एंड दैट वाज द जर्नी, नेवर लुक बैक। मैंने अच्छी, उस टाइम जो था 70s के अंदर, 69 के अंदर शेयर मार्केट वाज बूमिंग, वो बूम टाइम था। एंड फिर मेरी सेविंग की आदत पड़ी, फिर 750 में से 250 रुपये हर महीने सेव करना, फिर वो 750, 800 बने, 900 बने, इस तरह से वो मनी ग्रो होनी शुरू हुई। तो एक अहंकार तो नहीं आया कभी, पर ये लगा कि डेफिशिएंसी महसूस हुई कि ये काफ़ी नहीं है, अभी तो बहुत है, आगे जाना है। और अपनी कमियों का मैं बड़ा अवेयर था, क्योंकि हमारे दोस्त भाई तब तक कोई कार में आता था, कोई यूरोप जाता था, कोई, हम तो भी वहीं थे। तो जब बाहर जाने का टाइम आया तो मैं ओबरॉय की मैनेजमेंट के अंदर, आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट सेलेक्टेड टू गो अब्रॉड। यूरोप जब गए आप? वो पूरे बैच में से जर्मनी। मैं पहला ही था जिसको भेजा गया। और एक और बड़ी अच्छी चीज़ हुई उस समय, मैं बिक्की साहब के पास गया, मैंने कहा सर, हमारे कल्चर में ना हम अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपनी मदर को देते हैं हमेशा, मैं तो देता आ रहा हूँ, अब यूरोप चला जाऊंगा तो उनको पैसे कहाँ से दूंगा? तो कितने पैसे देते हैं? मैं कहा जी 350 रुपये महीना देता हूँ। यू वोंट बिलीव, 2 साल BRS ओबरॉय पुट 350 रुपीज एवरी मंथ इन माई मदर्स बैंक अकाउंट। अब क्यों होता है, कैसे होता है, मेरे इसका कोई जवाब नहीं है, एक्सेप्ट मे बी दे सी दी पैशन, दे सी दी कमिटमेंट, दे सी दी जेन्युइननेस। तो उन्होंने किया। हम यूरोप पहुंच गए, वहाँ पे भी बड़ा अच्छी एक्सेप्टेंस हुई, ट्रेनिंग बड़ी स्ट्रांग थी मेरी। तो इमीडिएटली मैं दैमी शेफ द कुजीन, वहाँ से पेस्ट्री शेफ, वहाँ से गार्डमांशे इंचार्ज, मतलब कोई जर्मन और इंडियन में कोई डिफरेंस। उन्होंने पहली बार इंडियन देखा था जो शेफ है, उन्होंने इंडियन हेल्पर लेबरर ही देखे हुए थे अभी तक, और यस सर यस बॉस वाले थे। हम Yes थोड़े man culture हम थोड़े वाला। अलग थे। आई कुड बीट देम इन टेबल टेनिस, आई कुड बीट देम इन स्विमिंग, कंपेटिबल थे, बराबर के थे उनके। जर्मन रेस का जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर कोई इशू नहीं था। तो वहाँ पे एक ऐड, जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए मैं जर्मन न्यूज़पेपर पढ़ता था। अरे वाह। वहाँ पे एक ऐड आया, ओपनिंग पार्क स्टैगनबर्गर पार्क होटल एट द एयरपोर्ट, नीड स्टाफ। तो मुझे तो नौकरी नहीं चाहिए, तो मैं तो यहाँ पे हूँ। मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि मेरा एक छोटा ब्रदर है, वो दिल्ली में उसने कोर्स किए हैं छोटे, बेकरी का, सर्विस का, मैं उसके बिहाफ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया, मेरी इंटरव्यू करी, बोले इज ही एज गुड एज यू आर? मे बी बेटर। अच्छा। उन्होंने उसको अपॉइंटमेंट दी। हम्म। तो मेरा छोटा ब्रदर 18 साल की उम्र में जर्मनी पहुंच गया, एट ए सैलरी लिटिल हायर देन माइन। हम्म। वो 35 साल रहे वहां पर। अच्छा। ही लिव्ड टू 35। अरे वाह, मैं तो आपने आ तो गया। उनके सेट कर दी हाँ। लाइफ पूरी। खुद ही उसने अपने आप ही करा, उसके मेरा काम तो इतना ही था। सर आपका काम मतलब एक थॉटफुलनेस होती है, आपका अगर पेट भरा हुआ है और फिर आप किसी के बारे में सोचते हो या मतलब इस तरीके से, तो इज थॉटफुलनेस। तो ये ये किससे सर कहानी ऐसी है ना, अगर आप मिस्टर ओबरॉय की बात करेंगे, हमारी जनरेशन ने तो देखा ही नहीं उन्हें, और आप बात करेंगे और आज आप एक सेट करके बैठे हैं, तो सर कौन नहीं जाना चाहेगा? आप एक बात बताओ ना मुझे। आपको डिस्कवर करना, नकुल आनंद सर को डिस्कवर करना, दीवान गौतम आनंद सर को, इट्स नॉट इजी। आपके साथ तो जितना टाइम मिले इन बातों का वो कम है, बिकॉज आप लोग कुछ सिखाएंगे ही ना, दैट्स ऑल। तो है, शेड तो है, ऐसी नहीं है, बट वन कैन बी जैसे आप प्रेजेंट करना चाहें उसको। और बस तो ब्रदर वहाँ हो गया, और मैं 1 साल काम करा वहाँ पे बहुत काम किया। होटल के अंदर बुचरी एक होती है, मेस्कराई जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हैम, सॉसेज, बेकन बनते हैं। अच्छा। वो होटलों में नहीं बनते, वो एक अलग बुचर शॉप होती है। तो होटल के अंदर खाना बनता है, जो मैंने सीखा। तो मेरी डिज़ायर थी कि मैं
वो भी सीखूं। तो वहाँ पे 6-7 महीने की वेटिंग थी टू गेट ए जॉब। तो मैंने कहा कि मैं फ्री में काम करूँगा। तो उसको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि फ्री में काम करता है कोई। तो बोला नहीं, मैं कहा यार डू फ्री। तो उसने बोला ठीक है आ जाओ। तो वहाँ भी मैंने फिर एक शिफ्ट यहाँ करता था, फिर एक शिफ्ट वहाँ करता था, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉलेज। और अगेन वहाँ पे जो हमें कमरा मिला, जर्मन लेडी थी उसके घर के अंदर, हम उसको मूटी बोलते थे। मूटी मीन्स मदर। ओके। हाउस लेडी थी फ्राउ, फ्राउ श्मिट। बड़ी स्ट्रिक्ट जर्मन लेडी थी। उसने आते क्लियर कर दिया कि ये कमरा आपका है, ड्राइंग रूम आपका नहीं है, लॉन्ड्री मशीन आपकी नहीं है, नहाना है तो एक मार्क डालोगे गीजर में तो पानी गर्म हो गए। अगेन 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही वो बदल गए बिल्कुल। उसने मेरे को ड्राइंग रूम भी अलाउ कर दिया, मेरे कपड़े भी धोने लग गए, गर्म पानी भी अलाउ किया। उसको अलग ही नमूना दिखा कुछ कि ऐसे भी लोग सुबह उठ के नहाता है, धोता है, एक्सरसाइज करता है, पूजा करता है, नहा के जाता है रोज, और साफ सुथरा है। तो समहाउ उनको लगता था कि हम लोग कुछ गॉडली हैं। यहाँ तक उसने मेरे उसके बेटी की कोई प्रॉब्लम हुई इंग्लैंड में तो बोलते यू प्रे फॉर हर। आई एम नॉट ए प्रीस्ट। नो नो, यू लुक लाइक वन, यू गॉड लिसन्स टू यू। अच्छा सर, आप मुझे एक बात बताइए, इतने किस्से हुए, सारी चीजें हुई, अब आप एक शेफ बन गए, तो इन सब बातों में कोई ऐसा इंसिडेंट मैं जानना चाहता हूँ जहां पे चीज आपके अगेंस्ट हुई, जैसे कोई फनी वे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे आपने इंदिरा गांधी जी को सर्व करा और वो स्पून अपने आप नीचे गिर गया, जैसे अगले दिन हेडलाइंस में आ गया। कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि चीजें सही होते होते फिर एडवर्सिटी में आई हो? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ? होटल्स में तो एडवर्स होते होते रहते हैं। होते ठीक हो गई, ये हो गया। अच्छा। जर्मनी में बड़े डाइट कंट्रोल, मतलब मेन्यू आपकी कंट्रोल्ड है, डिसिप्लिन है बड़ा। जो खाना मिलेगा वही खाना है, और कुछ नहीं खा सकते आप। मतलब गेस्ट की चॉइस नहीं? नहीं नहीं, हमारी अच्छा, स्टाफ की आपकी आपकी। कैंटीन लगती थी उसमें, तो वो लोग कोल्ड मीट खाते हैं। अच्छा। तो वो खाना लगता था वही खाना होता था। तो मेरा वजन बड़ी स्पीड से गिरना शुरू हो गया। तो फ्रॉम 74 किलोज और समथिंग मैं आ गया 68 किलो में। तो मुझे लगा कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, खाना ठीक नहीं है। मैं बेकरी शेफ था उस टाइम, स्विस शेफ था मेरा। उसने देखा इसको आता है तो वो खुद भाग जाता था, मेरे पे छोड़ देता। धीरे धीरे मैं समझ गया कि जिसको ये ग्रीस बोलते हैं वो सूजी है। अच्छा। तो कुछ चीजें समझ आनी शुरू हुई उनके। बेकरी ओवन डीप होते हैं बड़े, आप आखिर तक नहीं देख सकते, वो इतने डार्क होते हैं। तो जब मैं अकेला होता था तो मैं देगची के अंदर चिकन डाला, हल्दी मिर्च नमक प्याज लहसुन प्याज डाल के घी, और अवन के पीछे छोड़ दिया, तो वो रोस्ट होता रहता था। तो बड़ा अच्छा पकता था वो चिकन। फिर मैं शाम को रात को बैठ के ब्रेड के साथ, तो मेरे चेहरे पे थोड़ा रंग आना शुरू हो गया। तो एक दिन जैसे ही निकाला मैंने, आई हर्ड द पेस्ट्री शेफ कमिंग। ओ। तो मैं डर गया, वो निकाल देते थे। तो मैंने वापस ओवन में, तो उसकी खुशबू से नहीं पहचाना मुझे उसने? खुशबू आ गई। स्मेक्ट इज गुड, स्मेलिंग वेरी गुड, व्हाट इज दिस। नो नो, समथिंग इज स्मेलिंग। उसने ढूंढा कि मिला नहीं, ओवन देखा, दिखा नहीं। कहता आई गिव अप, व्हाट इज दिस। आई नो शेफ, देयर इज नथिंग। नो, आई वोंट गेट एंग्री, यू टेल मी। फिर मैंने उसको दिखाया। निकाला, उसने टेस्ट किया, कहते वेरी गुड, मेक 2 पोर्शन एवरी डे। तो गलत होते होते ठीक हो गया। एक बार स्ट्राइक हो गई वहां पे, क्योंकि जर्मनी में 14 साल के बच्चे किचन में ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं स्कूलों से। तो मेरे नीचे कोई 10-12 लड़कियां थी, स्टूडेंट ट्रेनीज, लहरलिंग बोलते हैं उनको, और मैं उनका शेफ था। उन्होंने स्ट्राइक कर दी कि हम इंडियन के नीचे काम नहीं करेंगे। अच्छा। तो हेर दोबलर थे हमारे मास्टर शेफ, शेफ माइस्ट्रो। वो आए, वो मचान में बैठते थे, वहां से देखते थे सब कुछ। वो आए नीचे उतर के मेरे पास, लड़कियों से पूछा, बातचीत करी, मेरे से बातचीत करी। फिर बोले गर्ल्स, आई हैव हर्ड यू बोथ, आई हैव डिसाइडेड ही इज स्टेइंग, यू कैन गो। तो अगेन एडवर्सिटी पॉजिटिव हो गई। उन्होंने उनको जाने के लिए बोल दिया, मेरे को नहीं निकाला। तो आई डोंट नो, मतलब हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपदा में अवसर। निकल के आया, कुछ नुकसान
आई डोंट रिमेम्बर कि ऐसी कोई सिचुएशन आई होगी। मतलब मुझे रेस्टोरेंट में काम करना था, तो आई टोल्ड द शेफ कि शेफ किचन का काम तो आ गया है मेरे को, मुझे वहाँ पे गैरिडॉन सर्विस होती है, मुझे वो भी सीखनी है, तो अलाउ कर दिया। तो चेरी जुबली है या स्मोक ट्राउट है या कुछ है, मुनियर है, तो टेबल पे कैसे सर्व करनी है, कैसे पकानी है, तो एज ए शेफ ये सारे चांस आते ही गए। कभी हुआ नहीं ऐसा कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो कि आप, आई डोंट नो क्यों था ऐसा, बट थोड़ा सर अगर हम आज के टाइम की बात करें, जैसे IICA है, ये आपकी एक देन है। ऐसा क्यों लगा आपको कि IICA एग्जिस्ट करना चाहिए? इसकी स्टोरी थोड़ी पीछे जाती है कि जर्मनी से फिर ख़त्म हो गया मेरा काम, तो मुझे वापस आना था। जनरल मैनेजर ने बोला कि आप 1 साल और ठहर जाओ, मैं विक्की साहब को बोल दूंगा। मैं कहा नहीं सर, मैं तो सीखने के लिए आया हूँ, रहने के लिए नहीं आया, सीख लिया, जाना है। तो गुस्सा हो गया मेरे से, गेट आउट बोल दिया मेरे को। वहाँ से मैं निकला, बैग बुक उठाए अपने, ट्रेन में बैठा, वो पेरिस चला गया। रेलवे स्टेशन पे सामान रखा, वहाँ से निकला, तो वहाँ पे एक है इंटरनेशनल होटल एसोसिएशन का ऑफिस है पेरिस में, वहाँ गया, उनसे पूछा कि मुझे पेरिस में नौकरी करनी है। तो मुझे एक जॉब मिली थी विम्पी से, वो कहते हैं कि पहले वीज़ा लाओ फिर जॉब देंगे। वीजा था तो नहीं। मैं बोला पहले जॉब दो फिर वीज़ा मिलता है, तो बोले आई कांट हेल्प यू। तो वो चले गए उठ के, तो वहाँ एक लेडी आई उठ के, कहती है आर यू वीरेंद्र सिंह दत्ता? आई सेड यस, बट हाउ डू यू नो मी? कहती है यू बीन राइटिंग अस लेटर्स दैट यू वांट टू बी मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन and only MDs and chairmen become members, so we had a laugh, so we remember your name. But she decided to help. उसने 30 फोन घुमाए और 31st फोन पे इवरी एक जगह है पेरिस से कोई 60 मील दूर, वहाँ पे नव होटल अभी शुरू हुई थी चेन। अच्छा। हाँ, तो 3rd होटल उनका नव होटल इवरी में था होटल। वहाँ का GM थे मिस्टर दलेत्र। उन्होंने बोला कि अगर वो कुकिंग कर जानता है और फ्रेंच बोलता है तो आई विल कीप हिम। तो मैं फ्रेंच बोलता था, पूसा में सीखी थी, कुकिंग अच्छी थी, तो मैं अपना बैग बस्त्रा लेके वहाँ गया। आई वॉज सिलेक्टेड, ही ऑफर्ड मी अ जॉब, तो मैं इवरी के अंदर स्टार्ट हो गई। स्टार्ट हो गया, वो नोवोटेल से। नव होटल से। तो वहाँ पे उनको एक अजीब नमूना मिला जो कि जर्मन बोलता है, फ्रेंच बोलता है, इंग्लिश बोलता है, तो एक मल्टी टैलेंटेड है, तो कभी वेटर, कभी रिसेप्शनिस्ट, कभी शेफ, पूरा चलता फिरता होटल मैनेजमेंट आ रहा है। तो वो बड़े खुश हो गए, वहीं कमरा कुमरा दे दिया मेरे को। तो मैं वापस नहीं गया, विक्की साहब को चिट्ठी लिखी थी कि सर यहाँ नौकरी मिल गई है, फ्रेंच शेफ बनना और फ्रांस में ना काम करो तो इनकम्प्लीट है। तो ही एग्रीड, अच्छा। फाइन। तो वहाँ फिर काम करा, वहाँ से फिर मुझे लगा कि सीख लिया ये काम भी अब, तो वहाँ फिर मैं वापस पेरिस गया, वहाँ पेरिस इंटरकॉन्टिनेंटल गया अंदर, वहाँ मैं बोला शेफ से मिलना है, तो शेफ निकल रहे थे वहाँ से, बोला यस। मैंने कहा शेफ कैन आई वर्क फॉर यू? तो बोले डू यू नो कुकिंग? मैंने कहा यस। उसने 2-4 सवाल पूछे, हाथ पकड़ा और HR डिपार्टमेंट में ले गया, वी आर एम्प्लॉइंग हिम। तो कुछ ऐसी, मैं क्या करूँ, ऐसा ही हुआ। तो मैं 2 जगह काम करता था, सुबह इवरी में काम करता था, शाम को इंटरकॉन। फिर वहाँ पे मोपेड थी मेरे पास, वो मैं स्टेशन पे गाड़ी खड़ा कर वहाँ से ट्रेन लेता था, पेरिस आता था, वहाँ 8 घंटे नौकरी करता था, रात को वापस आता था, यहाँ काम करता था। ये शुरू हो गया। फिर जब थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर मैंने इवरी को समझाया कि सर वहीं करूँगा, ये बहुत है मुश्किल, भाई मैं सीखने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ रहने खाने के लिए नहीं आया। एंड दे रिलीज्ड मी। अच्छा। तो फिर मैं फुल टाइम पेरिस इंटरकॉन्टिनेंटल में डेमी शेफ द कुजीन बन के काम किया मैंने। वहाँ मैंने कोई 4-5 महीने काम किया। देन आई टोल्ड देम ऑल्सो कि मैंने ये सीख लिया आपका मेन्यू, मुझे आ गया है, आई वॉन्ट टू लर्न मोर। तो वहाँ पे एक है सोसाइटी कुजीनियर, सोसाइटी ऑफ शेफ्स, यहाँ पे जैसे ICF है, वहाँ पे सोसाइटी कुजीनियर भी है।
वहाँ का सिस्टम ये है कि एज ए शेफ यू कैन वर्क एज ए फ्रीलांसर ऑल्सो। ओके। तो आपको अपना जो शेफ है, एग्जीक्यूटिव शेफ, वो आपको सर्टिफिकेट देता है कि यू आर शेफ सॉसियर, शेफ लेग्यूमियर, पॉइजनियर, आप क्या क्या हो, तो आपको लिख के दे देगा कि यू आर गुड एट दीज थिंग्स। वो सर्टिफिकेट लेके आप सोसाइटी कुजीनियर में जाके जमा कर देते हो। एवरी मॉर्निंग यू गो देयर विद योर बैग फुल ऑफ नाइफ, यूनिफॉर्म एंड शूज एंड रिपोर्ट देयर। वहाँ से फिर होटलों से कॉल आती है कि हमें एक शेफ सॉसियर चाहिए आज। तो वो आपका नोट देखते हैं, आप बोलते हैं मिस्टर दत्ता, यू गो देयर एंड वर्क। पर डे बेसिस पे? पर डे बेसिस पे, डबल सैलरी मिलती है। तो मैंने कोई 30 रेस्टोरेंट्स के अंदर अगले 4 महीने में काम करा एज ए फ्रीलांसर, जिसके अंदर मैक्सिम्स, फिर होटल, रिट्स होटल, मतलब जो भी मिशेलिन स्टार कुछ भी हो, आई वुड लैंड अप देयर। पहला क्वेश्चन था उनका कि व्हाट नेशनैलिटी। मैंने कहा वाई नेशनैलिटी, आई एम ए शेफ, यू आस्क माई कुकिंग स्किल्स नॉट माई नेशनैलिटी। थोड़ी बहस होती थी, फिर वो मान जाते थे। पर अगेन कहीं रिजेक्ट नहीं हुआ कुकिंग नॉलेज, और 100% एक्सेप्टेंस थी। जो ट्रेनिंग थे आपकी, जो आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस इतना है तो फिर आपको तो तो सवाल कहीं ही नहीं किसी उठता। होटल रेस्टोरेंट ने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनती है। वो आपको मेन्यू दे देते हैं। अगर आप पॉइजनियर शेफ हैं तो आपको वो फिश मेन्यू दे देंगे अपना, तुम्हारे 100 कवर बिकते हैं, आप इनका मीज़ा प्लास तैयार करें। तो वी प्रिपेयर द मीज़ा प्लास, ऑर्डर आते हैं, आप बनाते जाते हो, शाम खत्म हो गए, पैसे मिले, घर आ गए। फिर उसके बाद तो 1 साल पूरा हो गया, फिर वापस। तो इस टाइम तक आपकी शादी हो चुकी थी? नहीं, ना ना, अभी नहीं। तो घर में झगड़ा खूब हुआ था कि जा रहा है कहीं गोरी मत ले आना वहाँ से। अच्छा। तो मेरी मदर कमिटमेंट ले रही है, मेरी नानी जी कह रही अरे ले आना गोरी, बच्चे बड़े सुंदर होंगे। नहीं, आई वाज अ बैचलर स्टिल, एंड 25 साल की उम्र थी अभी। 25 साल की उम्र में कंट्रीज घूम ली, रेस्टोरेंट्स में काम कर लिया, पूरा मतलब एक्सपोजर भी ले लिया। तो सर मैं इस दौरान भी एक सवाल ये बन रहा था मेरा कि आपने अपने लिए एम क्या सेट करा था, विजन क्या सेट करा था आपने? टू बिकम अ बेस्ट शेफ। क्योंकि आपका जैसे फ्रंट ऑफिस हुआ, फिर एफएनबी हुआ, फिर आपको लगा शेफ, तो इस दौरान कभी आपका चेंज हुआ विजन, या तो हुआ अब ना। इस स्टेज पे हुआ ना। उसके बाद भी चेंज हुआ, या फिर अब आपका था कि बस नहीं अब नहीं, शेफ मेरा ही एक ठीक है? विजन जब चेंज हुआ तो हुआ क्या कि मैं जब वापस आ गया इंडिया, और पहले सू शेफ ओबरॉय डेली, देन आई आई वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिलीव ए फॉरेन शेफ इन ओबरॉय शेराटन बॉम्बे। तो 73 में आई मेड एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ ओबरॉय शेराटन बॉम्बे। मैं 27 साल का था उस टाइम, 27.5 साल का। 200 कुक मेरे नीचे, 6 गोरे, एंड विकी इंस्टॉल्ड मी देयर एज एग्जीक्यूटिव शेफ। एंड हमारा कंपटीशन था ताज के साथ। शेफ सारस्वत उस तरफ, मैं इधर था, बट बिकेम गुड फ्रेंड्स। वहाँ काम करने के बाद मैंने रियलाइज करा कि मैं 27 साल का हूँ, पीक पे पहुंच गया हूँ, अब नीचे ही उतरूंगा, ऊपर कहाँ जाऊंगा इससे। So that's when the vision started coming to my mind. What next? जीएम। तो वहाँ से मेरी पोस्टिंग वापस दिल्ली हुई, ओबरॉय न्यू दिल्ली में। ओबरॉय न्यू दिल्ली में एग्जीक्यूटिव शेफ। वहाँ से मेरे को भेजा गया इजिप्ट टू ओपन आसवान ओबरॉय, वहाँ से श्रीनगर ओबरॉय पैलेस, वापस दिल्ली। तो ये 3-4 पोस्टिंग मैंने देखा कि कहाँ 350 कमरे का होटल, कहाँ 100 कमरे का होटल ओबरॉय आसमान, ओबरॉय पैलेस 50 कमरे का होटल, तो यही चलेगा। और फिर मैं एग्जीक्यूटिव शेफ बन के यहाँ आया दिल्ली में। अब यंग लड़के एफएमडी मैनेजर बन रहे थे, इंडियन शेफ को उन्हें इज्जत करने की आदत नहीं थी, उनको गोरों से थी। मेरे को किसी ने बोल दिया कि शेफ यू स्टे इन द किचन, आई लुक आफ्टर द रेस्ट। अच्छा। मैं कहा नो माय फ्रेंड, यू सर्विंग माय फूड टू माय पीपल, to and my responsibility is I will check your buffet first. Are the plates hot or not, dry or not? Is the burner enough under the chefing dish or not? I'll check everything, and I'll take a briefing of your staff. Do they know my food or not? तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया
अच्छा। और सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो उस कॉन्फ्लिक्ट में मैंने अपना जैकेट उतारा, कुर्सी पे टांगा और घर चला गया। मिस्टर बिक्की का फोन आया मेरे को, व्हाट इज दिस शॉप? आई कहा सर, इनफ विथ किचन, these young boys have no clue what a kitchen is. I will always remain a chef, and younger boys will come in their chair and they'll tell me, stay in the kitchen. You don't know anything about it. I know more than them. दूसरा मेरे को ये लगना शुरू हो गया था कि शेफ का इंटरेस्ट nobody is looking after. जितने लोग हेड ऑफिस में बैठे हैं उनमें कोई शेफ नहीं है, किसी भी टॉप जॉब पे शेफ नहीं है। तो शेफ का कैरियर कैसे बनेगा, कैसे डेवलप होगा, उसका एक दायरा वही रह गया, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। का। मैं एक एक्सेप्शन था कि मुझे बाहर भेज दिया गया और तो कोई नहीं गया उसके बाद। तो अगर शेफ की सर्विस करनी है, प्रोफेशन की सर्विस करनी है, आई हैव टू गो आउट ऑफ किचन, रीच द लेवल वेयर दे मेक डिसीजंस अबाउट शेफ्स एंड देन सर्व द शेफ। So this was the motivation. I decided no kitchen. अच्छा। And I was a very firm decision. जस्ट बाकी डिसीजन लिए है कि मैनेजर से शेफ बनना है, शेफ से बनना है, तो फिर जर्मनी जाना है, ये भी एक डिसीजन था। सिर्फ ब्रेक यहाँ पे आया, आई टोल्ड मिस्टर विकी ओबराय कि सर नो किचन, आई वांट टू बी नाउ इन द ऑपरेशंस। नो नो, यू आर ए शेफ, यू आर वेरी गुड शेफ। I said, sir, thank you very much. I am also a very good manager. No, I don't see you as a manager. I guess, sir, kitchen is 80% of F&B. The average is 20%. I know 80%. Those guys know only 20%. If they can be F&B manager, I can be better F&B manager. My 80% knowledge. वो नहीं माना। In the meantime, मेरे को जॉब ऑफर आई मिडिल ईस्ट से, एज एग्जीक्यूटिव शेफ of Gulf Hotel Oman and a executive chef to Palace King of Oman. वाह। और वहाँ क्या किस्सा हुआ खाने पे? खाने का क्या किस्सा हुआ वहाँ पे? वहाँ पे तो बड़े किस्से हुए। Anyway, they selected me and they relieved a Swiss chef there also, and I was taken at a very good salary. I was told by the ambassador I'm the highest paid Indian in Oman that time as a chef. वहाँ पे 2 साल विक्की साहब ने मेरे को बोला रिजाइन मत करो, 2 साल की लीव विदाउट पे ले लो, डोंट लीव। सो आई टुक 2 year लीव विदाउट पे एंड वर्क देयर। वहाँ पे पैलेस केटरिंग, वहाँ पे द कल्चर ऑफ द इस्लामिक कल्चर, सर्व द शाह ऑफ ईरान एंड जॉर्डन्स एंड ऑल दोज पीपल, गोल्डन रिस्ट वॉचेस, गिफ्टिंग, ऑल दोज गुड थिंग्स हैपेंड। I also saw how great human beings they are. बड़ा different word दिखाई दिया वहाँ पे इस्लाम का। A lot of respect they earned in the process. Totally impartial, totally, absolutely purpose based, job based. तो वहाँ पे 2 साल काम किया, वापिस आया, ओबराइज में आया, अगेन विक्की साहब से टेक ओवर डेली किचन। मैं कहा सर किचन में नहीं करना है, वहाँ मैं पैसे बनाने गया था, बना लिए, एंड आई डोंट वांट टू मेक मोर मनी आल्सो, आई वांट टू बी बैक। ही डिक्लाइंड, ही सेड ही कैन क्विट इफ ही वांट्स टू क्विट। दैट्स व्हेन आई केम टू मोरिया शेरिटन फॉर लंच। वहाँ पे आई वाज मेट बाय द टॉप ब्रास, सुंदर गुडहो, के मल्होत्रा, वहाँ खड़े हुए थे। बोले हेलो वरिंदर, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई जस्ट केम ऑन हॉलीडेज एंड आई एम गोइंग बैक, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? ये लोग कैसे जानते थे आपको? ऐसे जानते थे कि मैं यूनियन लीडर भी था और इनको मिलता रहता था। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग बन गया तो आई वाज अ लिटिल मच हायर देन मोस्ट ऑफ देम। तो एक पूसा भी बड़ा बड़ा बुलाता था लेक्चर्स के लिए। तो आई वाज बाय देन आई वाज नोन कि ये थोड़ा हटके हो गया है बाकियों से, वो बाकी लाइन कोई वेटर है, कोई कुछ है, जूनियर पोस्ट में थे। आई बिकेम, तो सब जानने लग गए थे मेरे को, मुझाल वगैरह जितने भी सीनियर थे ये सब जानते थे मेरे को।
उनको मिलने जाया करता था। दे यूज्ड टू हियर माय स्टोरीज हम्म। कि ओबरॉय में ऐसे होता है, एंड ओबरॉय में कोई था नहीं, ओबरॉय में कोई पूसा का लड़का नहीं था, लेते नहीं थे वो। सो आई सेड बस आ जाऊंगा पर किचन में नहीं काम करूंगा। एंड माय हैट्स ऑफ टू द आईटीसी's विजन टू आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी और ए पोटेंशियल। जैसे किचन में नहीं काम कराएंगे आपसे, यू आर द F&B कोऑर्डिनेटर आईटीसी होटल्स। अच्छा। So I resigned from Oberoi. I went back to Muscat, gave 3 months notice. They said we will wait for 3 months, don't worry. वापस आके I joined as a so kitchen की वर्दी उतार के I became F&B coordinator, head office, Moria ITC hotels. वहाँ से जर्नी शुरू हुई in 1978. From a salary of 45,000 rupees per month in Oman to 3,750 in ITC hotels. पर एक पैशन को परस्यू करना था मेरे को। I had to, I was not willing to stagnate myself, repeat myself. Ultimately, शेफ की जो एक लिमिटेशन है, moment he becomes executive chef, he stops cooking. उसे कुकिंग का टाइम नहीं मिलता है। Where is his growth happening? See, theoretical फिर growth, वो रिटायरमेंट देखते हैं हाँ अपना। वो theoretical है। आप करो थोड़ा बहुत काम, but still, मेरे ख्याल कॉर्पोरेट शेफ भी अब बनने लग गए। हाँ उसके उससे तब तक नहीं थे, नहीं थे, जब से इतने हाँ, ब्रांचेस हुए या इतने नहीं। आउटलेट्स हुए। नहीं होती। तो मेरा विजन क्लियर था कि अगर शेफ की हेल्प करनी है तो उस पोस्ट पे जाना उस पड़ेगा पोस्ट पे जाना जहाँ पड़ेगा फैसले लिए जहाँ जाते शेफ्स हैं। के डिसीजन बनते हैं। हम्म। आई हैव टू बी ऑन द बोर्ड। सो दिस वाज द फोर्स बिहाइंड इट। मुझे पता था शेफ ना ट्रेन हो रहे हैं, ना उनको कोई डेवलप कर रहा है, कोचिंग ही होती है यहाँ से, और फिर डिश वॉशर शेफ बन रहे हैं, यही लोग शेफ बनते थे तब। तो जब मैं F&B कोऑर्डिनेटर बना, देन F&B मैनेजर वहाँ से चले गए मौर्या के। सो आई वाज टोल्ड टू बिकम F&B मैनेजर मौर्या। तो फर्स्ट टाइम आई सैट डाउन विद एन ऑफिस विद अ सेक्रेटरी, गुड लुकिंग सेक्रेटरी आउटसाइड। मुझे डिक्टेशन देना नहीं आता था तब तक, पर वो धीरे धीरे फिर, तो तब भी शेफ का एटीट्यूड बड़ा स्ट्रांग था तब भी, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी, कोई PR नहीं, कोई कुछ नहीं, काम से मतलब। पर दैट वाज द जर्नी which started exposing me to the world of glamour, challenges. There were incidents. एक इंसिडेंट था, 12 बज गए थे रात के, मैं घर जाने वाला था, तो मैंने चाबी ली गाड़ी की, मंगवाई। जैसे गेट पे पहुंचा तो लॉबी मैनेजर आया कि सर स्टोर खोलना है वाइन का, तो सीनियर मैनेजर हैज़ टू बी प्रेजेंट, आप खोल के बोतल निकाल दो ब्लैक लेबल की, आप चले जाना पे। तो राज कपूर साहब हैं कमरे में, वो जिद कर रहे हैं कि मुझे चाहिए, और बार में ख़त्म हो गई। मैं कहा ठीक है, गया बोतल निकाली, साइन सुइन करे, वापस आया तो बोलता सर तो बहुत गुस्सा हो रहा है, आप खुद ही चले जाओ लेके, वो बहुत गुस्सा। तो मैं खुद चला गया लेके। जो हमें सिखाया गया होता है कि जाओ, डोंट अपोलोजाइज, ओपन द बॉटल, पोर द पैक एंड गिव इट हिम, ताकि उसके हाथ में। तो मैंने पैक बुक खोला, में डाला, तो बैठ जा। वो फिर अपनी स्टोरी शुरू हो गए। 2.5 घंटे हो गए, सुबह के 2:30 बज गए। उधर वाइफ ने फ़ोन किया कि मिस्टर दत्ता आए नहीं अभी तक, तो वो तो चाबी ले गए। शी पैनिक्ड, वो बाहर कोई एक्सीडेंट हुआ है, मैं चेक करके आता हूँ। वो इधर ये, आप दत्ता हो? मैंने कहा हाँ दत्ता हूँ। तुम दत्ता ने मेरी लाइफ खराब कर दी है। वो कैसे? नरी उसको सुनील दत्त ले गया, रजनी माला को डॉक्टर बाली ले गए, ये सारे मिसाल तुम लोग हो ब्राह्मण। तो उससे शुरू हो गया, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। 2.5 घंटे उनकी स्पीच सुनता रहा। फिर वाइफ को फ़ोन किया कि मैं यहाँ पे हूँ, तो पता चला ठीक हो तो कहते वहीं रहो, फ़ोन बंद कर दिया आगे से। सो ऑल दिस हैपेंड एज अ ग्रोथ प्रोसेस। यू आर एक्सपोज टू प्रॉब्लम हैंडलिंग थिंग्स। फिर वहाँ से कंपनी को लगा कि आई शुड बी जनरल मैनेजर, तो उन्होंने बोला आप GM बन जाओ। वंस अगेन द सेम हैबिट, मुझे नहीं आता ये काम, मैंने सारी उम्र शेफ का काम करा है, GM क्या करता है होटल का मुझे नहीं पता, मार्केटिंग के क्या वैक्यूलरी है मुझे नहीं पता, रूम रिजर्वेशन कैसे होती है, आई हैव नो क्लू।
So I can't be GM. I don't know how finance department work. For good of ITC, मैं अपनी weakness बता रहा हूँ. बोलो no problem. 1 year, all paid, wife, husband, children, go to London, stay for 1 year, and work in the departments you like to work. In which hotel? Sheraton, Skyline अच्छा. Sheraton, Heathrow Sheraton, and नाइट ब्रिज. तो हम पूरी फैमिली वहाँ पहुँच गई. एडवांस सैलरी मिल गई वहाँ की, इंग्लैंड की. यहाँ से वहाँ होटल का कमरा कंपनी ने दिया. एंड आई चोज माई डिपार्टमेंट F&B. GM's ऑफिस कभी देखा ही नहीं था कि कैसे होता है. फिर मार्केटिंग, सेल्स, कॉलिंग कैसे करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट. आई चोज दीज डिपार्टमेंट्स एंड दैट वी कॉल इट कन्वर्शन प्रोग्राम. When a technocrat becomes general management, a conversion should take place. So मेरी proper conversion हुई from a chef attitude to a proper front of the house man. मतलब ट्रेनिंग तो थी वो रॉयस की, बट कन्वर्शन 10-12 साल हो गए थे, आउट था मैं. वहाँ पे इंसिडेंट भी हुआ कि GM ने पार्टी करी तो बोला आप भी आइए. मैं भी गया. इतने लोग थे, 2 घंटे पार्टी चली, एक भी किसी से इंट्रोडक्शन नहीं हुई मेरी. ना किसी ने मेरे से कार्ड मांगा, ना मैंने किसी को मिला. तो आई केम बैक टू द ऑफिस नेक्स्ट डे. मैंने कहा मिस्टर ब्लैक, विलियम ब्लैक था वो. व्हाट इज दिस, नोबडी टॉक टू मी. He said, that's not the way. You should go there and say loudly, say, I am Virender Datta from Employee Sheraton. Really? Here is my card. तो वो प्रैक्टिस करा तो सबने कार्ड दिए निकाल. So I learned a method कि you how to introduce yourself to a gathering. तो इस तरह से learning हुई, development. 1 साल मैंने वहाँ पे I worked in all departments. I came back and the journey as a hotel general manager started, hotel after hotel. And then I became hotel of Mansingh Jaipur, then Banjara Hotel. फिर वहाँ से I became general manager operation, where all opening of new hotels came under me. वहाँ से फिर opportunity आई. We wanted to expand Bukhara International, take it to Western countries. पिछले 5 साल से ट्राई कर रहे थे, ग्रो नहीं कर रहा था. There were a lot of problems. So somehow they found me कि I should be the person. So they called me कि आपको हम अमेरिका पोस्ट कर रहे हैं, आप वहाँ जाके बुखारा इंटरनेशनल को एक्सपेंड करिए and buy new properties for ITC hotels. So I was made director ITC इंटरनेशनल. 1 साल क्योंकि अभी वर्क वीज़ा नहीं आया था, तो I used to go as a tourist business visa. तो 3 हफ्ते न्यूयॉर्क, 1 हफ्ता दिल्ली, 1 साल चला ऐसे. Then I was posted there for 3 years, where I opened Bukhara, then Montreal, Chicago, Egypt, these places. 3 साल बाद I told my company, enough, I don't want to live here, I'll come back. They were very upset. I said, मैंने बोला था आपसे जाने से पहले भी कि या तो indefinite दीजिए ताकि मैं यहाँ पे सेटल हो जाऊँ, नहीं सेटल होता तो 3 साल के लिए जाऊँगा. तो फिर वहाँ से वापस आ गए. तो कंपनी ने मेरे को फिर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, एरिया वाइस प्रेसिडेंट वेस्टर्न रीजन, सी रॉक शेल्टन में पोस्टिंग करी. सो एज ए जनरल मैनेजर एंड दी वेस्टर्न रीजन. तो 9 होटल थे वेस्टर्न रीजन के अंदर, वो मेरे अंडर आए. सो आई बिकेम द जनरल मैनेजर. देयर द जर्नी ऑफ लर्निंग्स, हैपनिंग्स, इंसिडेंट्स. वहाँ से फिर प्रमोशन हुई. I became VP operations, where all hotels reported to me, all GMs, vice presidents reported to me. So this was the climax of a career change, where I decided the chefs will go for international festivals. आपको participation करनी है तो chefs जाएंगे, कम से कम half the chefs must go. So lot of chefs then. Restaurants के अंदर अगर restaurant manager छुट्टी पे जाता है, the chefs should take over. F&B कंट्रोलर जाता है तो शेफ्स टू टेक ओवर द जॉब. उसकी डेवलपमेंट करिए, टीच हिम डाइवर्स एक्टिविटीज ऑफ द इंडस्ट्री सो दैट यू कैन ट्रेन बेटर F&B मैनेजर फॉर फ्यूचर. एंड शेफ इज द गुड रिसोर्स. तो शेफ ही रह जाते हैं क्योंकि उनकी डाइवर्स डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं है. सो आई थिंक आई कंट्रीब्यूटेड इमेंसली, बट आई वाज अवेयर कि देयर इज नो शेफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, देयर इज नो फोकस ऑन ट्रेनिंग ऑफ शेफ्स.
So somewhere there is a gap. Everybody is opening IHMs. IHM is namesake. Only 1 to 2% will become managers. Just will struggle from the bottom up. It is not a top-down profession. डॉक्टर तो डॉक्टर बनता है, IHM graduate manager नहीं बनता है. So I could see the gap, the need, and that's why the seed of Culinary Institute was being created as I was growing and seeing the shortage. People don't know how to handle chefs. मतलब इम्तियाज कुरैशी वगैरह हमारे ट्रेजर थे ITC के, and GMs could not handle them. उनके नखरे, उनका स्टाइल. So I was told by the chairman कि I'm sending him to you in Bombay. Please handle the whole family. They'll quit otherwise. So I could handle with the chefs because they accepted me as one of them. तो एक acceptance भी थी. Even when you have become whatever, the chef fraternity accepted you, and I could understand the chef needs and languages, and hence by the time retirement was coming, I was inclined that now is the payback time. Somewhere I will get into that. सर जब आप आज IIC इतनी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं एंड द क्रेडिट गोज टू योर सन आल्सो मिस्टर अर्जुन दत्ता, सो आज जब बच्चे एडमिशन लेते हैं और आपने इतना लंबा दौर जो एज अ शेफ गुजारा है, तब में और अब में बहुत फ़र्क आ चुका है. टेक्नोलॉजी इनकलकेट हो चुकी है, फीस स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, लोगों की मेंटालिटी हर साल चेंज हो जाती है, और अब तो इतना फास्ट मोशन है कि हर 6 महीने में एक नया ट्रेंड आ जाता है. तो आप अपने आप को कैसे अपडेटेड और कैसे उनके सवालों को कैसे देखते हो, और आज की डेट में क्या सवाल होते हैं उनके, मतलब जब वो आपके पास आते हैं? देखिए, सबसे पहला तो था इशू मैंने लॉन्च द इंस्टीट्यूट, लोगों को पता नहीं था कि कलनरी प्रोफेशन होता है, उसकी जर्नी क्या होगी. तो आई यूज्ड टू सेल माय कैरियर, स्टेप इनटू हिज शूज. पोस्टर बनाया था एक कि आप शेफ होगे तो ये बन सकते हो. सो क्रिएट एन इंटरेस्ट इन द कलनरी प्रोफेशन. ये भी रूट है GM बनने का, बाकी चीज करने का. सो वी आर एबल टू अट्रैक्ट सम गुड स्टूडेंट्स. हम सोचते हैं एज ए इंस्टीट्यूट हमारा रोल है टू टीच देम फंडामेंटल्स, टू टीच देम द बेसिक आर्ट ऑफ कुकिंग, not to make them chefs in 2 years. Make them very good cooks with managerial attitudes. तो कुकिंग क्या है? बेसिकली कुकिंग इज नॉलेज ऑफ नाइफ हैंडलिंग, हाउ टू हैंडल ए नाइफ, हाउ टू बुचरी, हाउ टू हैंडल फायर. ये 2 फंडामेंटल है, बाकी रेसिपीज हैं. अगर आपके बुचरी नाइफ ठीक है, स्किल्स, आपकी फायर मैनेजमेंट ठीक है, then you can make any dish. Industry will teach you recipes. So our job as a culinary institute is to train you in knife handling proper, understanding the fire management, cook हुआ है कि नहीं हुआ, कितना कुक करना है, कब टर्न करना है, what is the route of spices, all those things. And when you go to the industry, by the 2 years time you have developed some inclination. आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हो, आपको इटालियन रेस्टोरेंट में काम मिलता है, आपका वो डेवलप हो जाएगा. शेफ्स विल टीच यू बियॉन्ड दैट. पर्सनली आई डू नॉट अलाउ इनोवेशंस एट दिस स्टेज. दे स्टार्ट थिंकिंग आई हैव बिकम ग्रेट शेफ. यहाँ तक कि वी आर मेंबर ऑफ द वैक्स. वैक्स गिव यू क्वालिफिकेशन ऑफ शेफ द पार्थी आफ्टर 2 years. आई डिक्लाइंड इट. आई सेड दे आर कॉमीज. दे कैन नॉट बिकम शेफ द पार्थी इन 2 years. So I give commie chef diploma from WACS, not chef the path. तो उनके feet on the ground, understanding their shortcomings, the gap in knowledge, the need to learn more, must remain. अगर उनको यहाँ से सिखा के भेजेंगे, जैसे IHM हम सिखा के भेजते तो मैनेजर बनना है, तो उसका माइंडसेट ही वो रहेगा, वो बेसिक भूल जाएगा, तो लर्निंग भूल जाएगा. डिजायर टू लर्न, टू रिस्पेक्ट सीनियर्स, वो खत्म हो जाए. मैंने भी तो डिश क्रिएट की है, मैं भी तो ऐसा थोड़ा सा एंगल डालूंगा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा करूंगा, फ्लावर लगा दूंगा, मैं शेफ बन गया. सो डिजायर टू एडमायर द सीनियर्स, डिजायर टू फॉलो देम, इट ओनली कम्स व्हेन यू नो योर गैप्स. तो हमारे इंस्टीट्यूट में ऑल आवर स्टूडेंट्स बिकम प्रोफेशनल्स. 99% आर गोइंग फॉर जॉब्स.
हम 2 साल का पूरा कोर्स कराते हैं. इंस्टीट्यूट्स आर ट्राइंग टू टीच देम इन 6 months, 9 months. वी डोंट बिलीव इन दैट. हम भी एडमिशन ज़्यादा ले सकते हैं शॉर्ट कोर्सेज करके, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट. 2 साल में तो आपको इतना सीखना ही पड़ेगा. फर्स्ट ईयर वी टीच ओनली फ्रेंच कुकिंग, विच इज़ लाइक संस्कृत, वेरी ऑर्गेनाइज्ड. उसके अंदर हर कट डिफाइंड है, हर नाइफ हैंडलिंग डिफाइंड है, किसी और कुजीन में नहीं है. चाहे वो इटालियन हो, कुछ भी हो. फ्रेंच टीचर्स यू फ्रॉम द बिगिनिंग. तो वी 1 year वी फोकस ओनली ऑन फ्रेंच कुकिंग and we teach only classic cooking. So we do not allow personal chef's recipes. फ्यूजन रेसिपीज. क्यों? आपने सिखाया आज, आप चले गए, दूसरा आ गया, कंफ्यूजन. वो तो वैसे पढ़ाते थे. तो वी प्रिंट आवर ओन बुक्स. that I've come across. I've seen हम those अपनी रेसिपीज recipes and all. विच आर टेकन फ्रॉम क्लासिक रेसिपीज. वी फॉलो, वी डिश, हमारी हर डिश का नाम है. वी डोंट से सोल ऑफ फिश, ग्रिल्ड, टॉप्ड, व्हाटएवर, गार्निश, ऑलिव. नाम दीजिए ना, पोर्चुगीज बोलिए इसको. So that person, I can't say, hey, blue shirt boy, come here. There is a name. It's a name. So this is our concept of teaching. So I believe that we are creating global chefs. Because wherever in the world they'll go, they won't fail. perform. I didn't fail because of my training. Same attitude is transferred to them, that your students don't try to become master chefs in 2 years. Go and touch the feet of a senior, learn from him, admire him, and he'll make you great chef. हमने आपको ट्रेन प्रोडक्ट दिया है, who knows how to handle knife and the fire. How do you see technology taking over? क्योंकि आपके टाइम में अब तक बहुत चीज़ें इवॉल्व हो चुकी हैं, तो अब आप टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में कैसे देखते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी 2 हिस्से के अंदर है. एक है इन दी कुकिंग स्किल्स. I personally feel institute level पे we should hone the cooking skills of the students. We don't buy pre-fillet fish, we don't buy pre-prepared mayonnaise, we buy nothing. We Right make from the scratch. We tell them make yourself. Technology can be a trap also. It can shorten your learning times. Technology can teach you on hygiene, sanitation, nutrition, Food handling. sustainability, all those things it teach you. But cooking is a skill. It will take time. You must acquire it yourself. We have done homework and research on ovens as an IISc institute for companies, how to make 350 dishes in a microwave oven without open fire. We do that as a research project, as an industry support. But our students will still learn cooking, and they will be hands-on chefs. Then if they have a rational oven or a combi oven, and they don't have to use a tandoor to make chicken tikkas, it will happen there. We have combi ovens. We show them how it works. We take them to Unox, bring them here, show them the latest ovens and all that. So they are aware. Industrial training opportunities given to everyone. They work in restaurants, latest technology they go through. But our focus is to make trained chefs who will not fail anywhere in the chahe ships or they will land up in America, France, England. They will go through. Not all restaurants, even I have traveled extensively, I haven't seen technology being used in the basic kitchens. They still very proudly they do the filet mignon on a frying pan, which jumps in the frying pan when you put salt on it. अभी भी वैसे ही है, बदला नहीं है. So technology is there for fast food restaurants. The whole gambit is different for packaging industry, etc. The restaurants still cook with the same method. I mean, I don't know. I haven't seen much difference. अच्छा सर, ऑन अ वेरी पर्सनल नोट, जैसे मैंने आपकी लाइफ को अभी इतना डिस्कवर करा, आपने इतना खुल के बताया अपनी जर्नी के बारे में, राइट फ्रॉम व्हेन यू माइग्रेटेड फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द प्रोविंस, आपको लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट है या कुछ और डिस्कवर करना चाहिए था आपको, या कोई रिग्रेट है, या कुछ ऐसा लगता है आपको कि आई शुड हैव डन दिस? बहुत कुछ, बहुत लगता है करना है. सबसे बड़ा लगता है
इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन द इंस्टीट्यूट्स अच्छा शुड बी मच मोर. बहुत कम है, बहुत कम है. I launched the institute with the concept of institute is industry support organization. We are here to support the industry. And I opened my kitchen to ICF. Any chef can come and test his recipe here, no cost. आप मेरा किचन यूज करिए, रेसिपी डेवलप करिए, फ्री ओपन अपॉर्चुनिटीज हैं. आई वांटेड इंडस्ट्री टू ओन माय इंस्टीट्यूट एंड से दिस इज आवर इंस्टीट्यूट. आप इसको यूज करिए. इंटरफेस कुछ तो मेरे दोस्त हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इजी थोड़ा सा, तो बहुत कम है. आई वांट इंडस्ट्री का मास्टर शेफ आते हैं, दे शुड शेयर दैट नॉलेज विद अस आवर स्टूडेंट्स. कल आपके पास ही काम करेंगे वो. मैं आपके लिए ट्रेन कर रहा हूँ. आई एम नॉट ट्रेनिंग देम फॉर द इंस्टीट्यूट. यू शुड टेल मी व्हाट शुड बी माय कोर्स करिकुलम. जब जाते हैं मेरे स्टूडेंट, गिव मी अ रिपोर्ट कि इनके अंदर ये शॉर्ट कमिंग्स थी, प्लीज बिल्ड दिस इनटू कोर्स करिकुलम, टीच देम डिफरेंटली, वी विल कम. So that is my, I feel I have not achieved enough success in that. We are doing much more than many others, but I think this can be. For some hotels have become associate hotels. They share all their chefs with us. I would like that I divide my students industrial training in more hotels. 2, 4 each, not 10, one group and gone. They should not be seen as a cheap labor, as a supplement. They should be trained कि इनको कल काम करना है यहाँ पे. So that's one of my gaps. I think what we have done very well is through Arjun's initiative, a great relationship with the diplomats, embassies. So all their chefs, when they come for their function, they come to the institute also. So that he has succeeded very well. Italian embassy, Japanese, all those people are coming and taking classes. We get global. Any chef worldwide wins an award, we write him a letter. If you ever in India, daily come to us. Lots of them have come. The best chef of the Scotland, I heard in newspaper, we wrote to him. He came, he landed up here, took a master class. So that initiative is going on global. But the industry interface, I think, should be much greater. And how often do you stand on the range and teach the students? You see, my role in the kitchen now is Limited? to recipe standardization. Are they using correct ingredients? Are they using correct methods? I go into the kitchen, I see them, I see their hygiene, sanitation, waste management, and then the recipe content. Due to my knowledge, I say this is right, this is wrong. I do the final, like a sous chef does. See the away, the food pickup counter. I check the food pickup, etc. तो हर वो मोमेंट याद आता है पुराने टाइम पे जब भी आप जाते हैं? बहुत. It's very exciting. अपने जैसा कोई स्टूडेंट दिखा आज तक? बहुत है. अच्छा. बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं. Some of them are so committed and dedicated कि दिखता है कि ये दूर तक जाएंगे. And their desire to learn, desire to stay back after work hours, help the chef. कोई function आ रहा है, कुछ है, they immediately volunteer. Sir, I'll stay back. उनको अपनी timings का difference नहीं है. And that was me. So I feel कि there are lot of potentials we are creating. Some of them come great entrepreneurs already, and they're doing very well. आप देखिए students, young students, today generation may not touch the feet of their parents, but they touch our feet here. I'm so enthused by their humbleness. And this is the guru's position. Exactly, sir. And that's what I tell myself and my team, that you are in a very holistic job position. Exactly. Don't do anything which will undermine your job position, because they admire you. They're looking at you with eyes, with awe in their eyes. Yeah, one day I want to be like him. So be that what they want to be. So that's a continuous commitment. सर एज अ चाइल्ड अगर मैं आपसे पूछूं तो पूरी लाइफ का सम अप करके ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड
एक इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, हम एक ही बैकग्राउंड से हैं, लेकिन ऑल ओवर जो जनता है हमारी, जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनके अगर आप अपनी पूरी लाइफ से एक लर्निंग दे पाए तो आप वो क्या देंगे? रिमेन ए स्टूडेंट ऑल योर लाइफ। सीखने की डिजायर को कभी मत खत्म होने देना। दैट फायर इन द belly should never extinguish। कहाँ भी पहुंच जाओ आप, किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, desire to learn little bit more, it should never be given up। You will be always new, contemporary, up to date and in demand if you are this little habit कि मुझे वो सीखना है। I also tell my students, learn other people's job also। Become a little versatile, broaden your horizons। सिर्फ अपनी जॉब नहीं सीखो, learn how they do it, what they do it। You'll appreciate more, and how you can contribute to their success will become the mantra there। So fire in the belly and learn other people's job, admire their profession also। Third thing I always tell my students, life is a continuous journey। It doesn't start at 9 a.m. and finish at 6 p.m. And your life is designed what you do from 6 p.m. to 9 a.m., not from 9 to 6 so much। How you spend your 9 to 6 p.m. to 9 a.m., what you read, what you watch, how you health, food, friends, knowledge, this is all 6 to 9। Don't lose it. Keep it in focus। Sir, thank you so much for guiding us, for taking us through the journey of your lifetime till now. How you have evolved as a student who had that hunger, वो जो सीखने के लिए एक जो आपके मन में लगन थी ना, और वो आपको कहाँ से कहाँ तक ले गई एक ऑनेस्ट अप्रोच के साथ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज अ प्रोडिजी वी आर लूजिंग ऑन दैट थिंग, जिस वजह से आज एक इतना बड़ा एट्रिशन रेट है इंडस्ट्री में। क्योंकि आज अगर आप देखें तो कोई भी एक जगह ज़्यादा देर टिक के काम नहीं करता है। बिकॉज मैं ये नहीं कहता कि इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, जनरेशन गैप भी है, बिकॉज एवरीबडी इज़ इन अ रेस ऑफ विनिंग। आजकल लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट भी होने लगता है कि पहले वहाँ पहुँचना है या पहले ये करना है। सो आई थिंक विद योर टॉक्स, विद योर स्टोरी ऑफ लाइफ शैल प्रिवेल समथिंग कि अपना पाथ वो चूज करे, है ना। एंड grateful for your support in our journey of bringing the message across that anything can happen. It's just a matter of persistence and patience. Thank you very much for giving me Sir, the opportunity sir. to Thank share। you. Arey If I nice, can sir. add value to Sir, the, your being there always adds value. that will be a great Always. gratitude। With gratitude, Yes, sir. I received so generously, Arey, sir. I should be as generous in giving as much as within Even my- if 1% there is a change with your words, then I think my job is done. Then I think that we are successful in maintaining whatsoever we are doing till date. Thank you। Pleasure Thank you is very all much। mine, sir. Thank you एक so चीज much. if I add to this future generation is, job is important, so is life। Become a global thinker, learn to save, learn to invest money wisely। As you grow, your salary will not meet all your requirements by itself। You need to generate and create alternate revenue sources in life। So become an investor, stock market, real estate, whatever। 20% of your salary must be saved, not spent under any circumstances। You will realize by the time you're 50, you will have a good asset to bank upon। This is the real experience talk. Yes। This is what I was looking for. Thank you, sir. मेरे को लगता है एक एपिसोड काफी नहीं है। We'll meet again. Yeah। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी मन की इच्छा भी है वो, अगर आप माने तो। Why don't you make me cook someday? We're both in chef coats. Yeah। What say? Whenever I do cook, I done some favorite dishes also। आप आइए, यहाँ करना है, वहाँ करना है। जहाँ आप बुलाए सर, Wherever आप you- बुलाए मैं वहीं आता Wherever you are convenient, I am okay। चलो। यहाँ आपको लगता है आप यहाँ करें, यहाँ कर देंगे। इंस्टीट्यूट में स्टूडियो किचन है हमारे पास, वहाँ भी कर सकते हैं। जहाँ आप कहें सर। We'll do that। You make me cook.
I want to learn from you. We'll do that. The cooking is a beautiful thing. Yes. It's very gratifying. मेरे घर में बैन हो गया कुकिंग करना. My wife said you ask for too many things. Yeah. किचन गंदा छोड़ देते हो आप. So plus she loses the importance. So there was Lady is the boss in house. हाँ. आप GM हो सकते हो, आप CEO हो सकते हो कहीं, बट लेडी बॉस. घर में एक पार्टी थी एक बार, तो नई नई शादी हुई थी अभी, तो शी मेड सम फूड. कहती है अच्छा मुझे डेजर्ट नहीं आता, आप डेजर्ट बना दो. तो मैंने डेजर्ट बना दिया. तो लेडीज वर देयर, कह रहे थे पार्टी हुई खत्म हुई, तो बोली कि हल्का डिनर वाज ग्रेट, नथिंग टू बीट द डेजर्ट. यू वेरी अपसेट. कहती आगे था आप. सो शी सेड नहीं, माय हस्बैंड मेड इट, तो सारे मेरे पास आ गई. तो और हो गया प्रॉब्लम उसको. उसको बोला आप खाना खोना मत बनाया करो घर में, ऑफिस तक ही ठीक है आपका. सही कहा उन्होंने.